हेलो एवरीवन, दिस इज केसी एंड आई वेलकम यू टू फिजिक्स ज्ञान मुकेश नायक चैनल। बच्चा लोग, रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर ऑर्गेनिज्म का ये हम लोग देखने वाले हैं फर्स्ट हाफ, ठीक है, क्योंकि बहुत बड़ा चैप्टर है और इस चक्कर में अपने दिमाग से चीजें ऊपर नहीं जानी चाहिए और वीडियो भी बहुत ज्यादा लंबी हो जाती है, कभी कभी तो बोर फील होता है, ठीक है। तो ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए, इसीलिए पूरे चैप्टर को मैंने दो हाफ्स में डिवाइड किए हैं। तो पहला तो है फर्स्ट हाफ, जिसमें हम लोग देखने वाले हैं सब, देखो, जैसे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, टीएस ऑफ टेस्टिस और स्पर्मेटोजेनेसिस और लास्ट में सीमेन। अब ये पूरा का पूरा जो ये हाफ है ना बच्चों, ये वाला ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आ जाता है। और उसके बाद है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ ग्राफियन फॉलिकल, टीएस ऑफ ओवरी मतलब हिस्टोलॉजी ऑफ ओवरी वाला कॉन्सेप्ट और oogenesis। अब कमाल की बात यह है बच्चों कि इसमें हम लोग पूरी टेक्स्ट बुक की चीजें देखने वाले हैं। टेक्स्ट बुक की लाइन टू लाइन हम लोग चीजें फॉलो करेंगे और टेक्स्ट बुक को देखने की वजह से हमारा जो मेन कॉन्सेप्ट है, हमारा एक भी पॉइंट मिस नहीं होगा। ये भी आप लोग को देखना है, इसीलिए अपनी अपनी टेक्स्ट बुक्स भी आप खोल के रख दीजिए, क्योंकि बोल नहीं सकते ना भाई कि आपको अगर कोई पॉइंट छूट गया तो भी नुकसान हो सकता है। तो हमसे कोई भी पॉइंट ना छूटे, इसीलिए टेक्स्ट बुक बहुत जरूरी है बच्चों। बार बार बोल रहा हूं, टेक्स्ट बुक इज सो मच इंपॉर्टेंट। ओके, भले आपको सब आता हो, भले आपको बहुत सारी चीजें पता हो, भले आपके पास नॉलेज भर भर के हो, लेकिन अपनी टेक्स्ट बुक को कभी ना छोड़ें, बिकॉज इट इज द बेस्ट फ्रेंड, मैं बोलूंगा, ऑफ दिस प्लैनेट। ठीक है, टेक्स्ट बुक ये बहुत बेस्ट फ्रेंड होती है अपने प्लैनेट की, क्योंकि ये हमारा जो भी हम कोर्स कर रहे हैं, हम कॉमर्स पढ़ रहे हैं, साइंस पढ़ रहे हैं, कुछ भी पढ़ रहे हैं, ये टेक्स्ट बुक बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चा लोग। ठीक है, तो हम लोग क्या करने वाले हैं, इसी टेक्स्ट बुक को फॉलो करते हुए सिंपल आज का सेशन स्टार्ट करेंगे बच्चों। तो चलो शुरू करें आज का अध्याय। तो आज के अध्याय में हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, टीएस ऑफ टेस्टिस वगैरह देखने वाले हैं, लेकिन उससे पहले थोड़ा इंट्रो खेलते हैं कि जैसे हम हमेशा खेलते हैं बच्चों। तो रिप्रोडक्शन का डेफिनेशन हमने पिछले ही वन शॉट में देखा था, लेकिन स्टिल इस वाले भी वन शॉट में देख लेते भाई, रिप्रोडक्शन होता क्या है ना। क्या होता है बच्चों, देखो, रिप्रोडक्शन मैं लिख देता हूं यहां पे, रिप्रोडक्शन है ना, रिप्रोडक्शन। नाउ व्हाट इज मीन बाय रिप्रोडक्शन, देखो सिंपल है बच्चों, क्या, फॉर्मेशन ऑफ, क्या, फॉर्मेशन, सिंपल देखो, फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म या फिर न्यू इंडिविजुअल लिख देंगे। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ न्यू इंडिविजुअल फ्रॉम, देखो, फॉर्मेशन ऑफ न्यू इंडिविजुअल फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग, क्या बोल रहा हूं मैं, फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म, है ना, फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म, लेकिन कैसा बच्चों, ऑफ सेम स्पीशीज। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ न्यू इंडिविजुअल फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग इंडिविजुअल या फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग organism of same kind is called as reproduction। जैसे रिप्रोडक्शन के बच्चों दो टाइप्स होते हैं, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, है ना, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और हमारा सबको पता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके, सेक्सुअल एंड असेक्सुअल। ओके, ये दो टाइप्स के रिप्रोडक्शन हम लोग को पता है बच्चों, है कि नहीं। अब असेक्सुअल में देख लेते हैं कितने सारे टाइप्स आते हैं। अब अपने को सबको पता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक्चुअली क्या होता है। ये ऐसा टाइप का रिप्रोडक्शन होता है बच्चों जिसमें कोई भी टाइप के मतलब गैमेट्स इन्वॉल्व नहीं होते हैं। क्या बोल रहा हूं मैं, कोई गैमेट इन्वॉल्व इसमें नहीं होगा। उसके बाद में याद रखना बच्चों कि इस रिप्रोडक्शन में कोई भी टाइप का वेरिएशन नहीं होगा, कोई भी टाइप का जेनेटिक मिक्सिंग नहीं होगा, या नो रिकॉम्बिनेशन टेक्स प्लेस। तो मैं सिंपल क्या करता हूं बच्चों, यहां पर ये लिख लेते हैं कि भाई असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक्चुअली होता क्या है। तो याद रखना, नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमेट, नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमेट। उसके बाद
याद रखो बच्चों, उसके बाद क्या है, नो वेरिएशन, ठीक है, नो वेरिएशन, नो रिकॉम्बिनेशन, है ना, नो रिकॉम्बिनेशन, है ना। अब देखो बच्चों, ये थोड़े नेगेटिव सेंटेंसेस हो गए। अब थोड़ा पॉजिटिव सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं कि भाई इसमें रैपिड होता है, ये कैसा होता है, रैपिड होता है, फास्ट हो जाएगा, ठीक है। और सेक्सुअल में क्या होता है बच्चों, टू पेरेंट्स, कितने पेरेंट्स होते हैं, टू पेरेंट्स आर इन्वॉल्व, है ना, टू पेरेंट्स आर इन्वॉल्व। यहां पे होता है रिकॉम्बिनेशन, रिकॉम्बिनेशन अकर्स, फिर यहां पे होता है वेरिएशन, है ना, वेरिएशन होता है, फिर यहां पे ये थोड़ा सा स्लो होता है बच्चों, ठीक है, स्लो होता है, ठीक है। तो ये है पूरा हमारा इंट्रोडक्शन। अब देखो कुछ ऑर्गेनिज्म में क्या होता है बच्चों, सिंपली अगर मैं हाइड्रा वगैरह की बात करूं, किसकी बात करूं, हाइड्रा वगैरह की बात करूं, तो यहां पे बडिंग जैसी टेक्निक से क्या होता है, रिप्रोडक्शन होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूं बच्चों, सिंपल अगर देखो, ये एक हाइड्रा है, ये क्या है बच्चों, ये एक हाइड्रा है, ठीक है। अभी देखो ये एक हाइड्रा है, ठीक है। अब ये हाइड्रा में क्या हो रहा है बच्चों, देखो यहां से एक छोटी सी बर्ड डेवलप होती है। अब ये बर्ड आगे चल के क्या होती है, देखो ये हाइड्रा एज इट इज बना रहा हूं मैं, और ये बर्ड क्या होती है, ऐसी ग्रो करने लग जाती है बच्चों, ठीक है। अब देखो ये हाइड्रा है अपना नॉर्मल सा, अब ये वाली बर्ड को क्या हो गया, ये ग्रो करी। अब ग्रो करने के बाद ये पूरी की पूरी क्या हो जाएगी बच्चों, मैच्योर हो जाएगी। अब मैच्योर होने के बाद क्या होगा, ये यहां से अपने पेरेंट से क्या हो जाएगी, डिटैच हो जाएगी, एंड एज एन इंडिपेंडेंट ऑर्गेनिज्म सर्वाइव करेगी। तो इसी पूरी प्रोसेस को हम क्या करते हैं बच्चों, क्या कहते हैं, बडिंग, क्या बोलते हैं, बडिंग। तो अगर आपको क्वेश्चन बडिंग से रिलेटेड कुछ आता है तो सिंपल आपको क्या लिखना है, ऑर्गेनिज्म डेवलप्स एन आउटग्रोथ, दैट आउटग्रोथ टेक्स न्यूट्रिशन, या फिर टेक्स बोलने से अच्छा अक्वायर्स न्यूट्रिशन फ्रॉम द पेरेंट बॉडी, एंड नाउ एज द बर्ड, या फिर मैं बोलूंगा ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म या इंडिविजुअल मैच्योर्स, इट गेट्स डिटैच्ड फ्रॉम इट्स बॉडी। क्या बोल रहा हूं मैं, इट गेट्स डिटैच्ड फ्रॉम इट्स बॉडी, और इस पूरी की पूरी प्रक्रिया को बडिंग कहत है। का कहत है ससुरा, बडिंग कहत है, ठीक है। बहुत अच्छे से याद रखना है आपने। अब उसके बाद एक और है बच्चों, गेम्यूल फॉर्मेशन, ठीक है, क्या है, गेम्यूल फॉर्मेशन। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट मीन्स थोड़ा कॉन्सेप्चुअल है, ठीक है। अब देखो क्या बोलेंगे हम लोग इसको, गेम्यूल, गेम्यूल फॉर्मेशन, ओके। व्हाट इज गेम्यूल फॉर्मेशन, तो देखो टेक्स्ट बुक के अनुसार अगर हम जाए तो गेम्यूल क्या होता है, ये एक इंटरनल बर्ड होता है जो स्पॉन्जेस जैसे ऑर्गेनिज्म तैयार करेंगे। तो क्या है बच्चों, ये एक इंटरनल बर्ड है, क्या है ये, इट इज एन इंटरनल बर्ड, इंटरनल बर्ड है। कौन बना रहा है बच्चों, फॉर्म्ड बाय स्पॉन्जेस। कौन बना रहा है भाई, फॉर्म्ड बाय स्पॉन्जेस। स्पॉन्जेस जैसे जीव क्या कर रहे हैं, ये बर्ड बना रहे हैं बच्चों, ठीक है। अब याद रखना इंटरनल बर्ड ये दिखता कैसे है, ठीक है, याद रखना है हमको। ये क्या रहता है बच्चों, इट हैज असेक्सुअली प्रोड्यूस्ड मासेस और एग्रीगेशंस ऑफ डॉर्मेंट सेल। क्या होता है इनके पास, देखो सिंपल, डॉर्मेंट सेल मतलब क्या, ये ऐसे सेल्स होंगे बच्चों जिसमें कोई भी टाइप का क्या बोलेंगे, अभी फिलहाल डिवीजन वगैरह नहीं हो रहा है, एकदम सीज्ड स्टेट में होते हैं। तो इनके पास क्या होता है, सिंपली अगर मैं बोलूं असेक्सुअल प्रोड्यूस्ड मास या फिर एग्रीगेशंस ऑफ डॉर्मेंट सेल हैव एग्रीगेशंस ऑफ, देखो मैं यहां लिख देता हूं, हैव एग्रीगेशंस ऑफ डॉर्मेंट सेल, है ना, डॉर्मेंट सेल्स। स्पॉन्जेस बना रहे, ये बात आप लोग को याद रखनी है, ठीक है, याद रखना। और यही डॉर्मेंट सेल्स को हम क्या बोलते हैं, आर्कियोसाइट्स। क्या बोलते हैं,
आर्कियोसाइट्स। क्या बोलते हैं बच्चों? डॉर्मेंट सेल्स को ही आर्कियोसाइट्स बोलते हैं। और ये आर्कियोसाइट्स के पास कैपेबिलिटीज होती है कि ये न्यू ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट हो जाए। किस में कन्वर्ट हो जाए? दे हैव कैपेबिलिटीज। देखो मैं लिख देता हूं, यहां पे थोड़ा मार्कर छोटा कर देंगे ताकि अपने को जगह अच्छी पुर जाएगी। ठीक है, तो इनमें क्या होती है? केपेबल ऑफ, देखो यहां पर लिख देता हूं मैं, केपेबल ऑफ फॉर्मिंग न्यू ऑर्गेनिज्म, है ना? न्यू ऑर्गेनिज्म बना सकते हैं ये। ओके, इतना मतलब ये गेम्यूल्स में इतनी ज्यादा एबिलिटीज होती हैं। ठीक है, आर्कियोसाइट्स जो है इनके पास एक थिक रेजिस्टेंट कोट होता है बच्चों। क्या होता है? एक थिक रेजिस्टेंट कोट होता है। और यही थिक रेजिस्टेंट कोट जो है ये कौन सिक्रीट करता है बच्चों? सिक्रीट कौन करता है? ये अमीबोसाइट्स करते हैं। कौन सिक्रीट करता है? ये अमीबोसाइट्स करते हैं। ठीक है, ये बात आप लोग को याद रखनी है। और यही थिक रेजिस्टेंट कोट जो है ये इनको अलग अलग कंडीशंस में सरवाइव करने के लिए हेल्प करने वाला है। ठीक है, ठीक है। अब जब भी अच्छे दिन आएंगे बच्चों, क्या कह रहा हूं मैं? जब भी अच्छे दिन आएंगे तो ये कंडीशंस जो है ये हट जाती है, मतलब एडवर्स कंडीशंस क्या हो गई है? हट चुकी है। ठीक है, ऑन रिटर्न ऑफ फेवरेबल कंडीशंस जैसे पानी एंड टेम्परेचर, गेम्यूल्स जो है ये हैच होते हैं बच्चों। क्या होते हैं? गेम्यूल्स जो है ये हैच होते हैं और नए इंडिविजुअल्स बाहर निकलते हैं। एग्जाम्पल इसका है स्पॉन्जिला। कौन है? स्पॉन्जिला, गॉडजिला नहीं है बच्चों। ठीक है, उसके बाद में याद रखने का क्या है हमको? गेम्यूल्स इनके पास क्या होती है? हैव थिक रेजिस्टेंट, देखो थिक रेजिस्टेंट कोट। अब यही थिक रेजिस्टेंट कोट का काम क्या है? सिंपल अगर बोलूं मैं, ये क्या करता है? कोट क्या करता है? हेल्प्स, देखो हेल्प्स ऑर्गेनिजम्स टू सर्वाइव। ओके, इट हेल्प ऑर्गेनिज्म टू सर्वाइव। ठीक है, यहां तक शायद आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आ गया रहेगा। अब हम बढ़ते हैं आगे। नाउ एज सुन एज नॉर्मल कंडीशंस या फिर फेवरेबल कंडीशन अराइव्स, दिस रेजिस्टेंट कोट ब्रेक्स एंड न्यू इंडिविजुअल्स कम्स आउट फ्रॉम दैट पर्टिकुलर एरिया। अब देखो बच्चों, यहां पे अपन इसका डायग्राम देख लेते हैं। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट क्या करो बच्चों? समय समय से स्क्रीनशॉट लेते रहो। ठीक है, उसके बाद गेम्यूल फॉर्मेशन देखो। सबसे पहले क्या करेंगे भाई? अपना वही गोल सा बनाओ, है कि नहीं? गोल सा बनाओ। अब उसके अंदर एक और गोल बनाओ, है कि नहीं? दो गोल बना दिए हमने, सर्कल, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बना दिए। अब ये जो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स है ना बच्चों, ये थोड़ा सा गंदा सा बन गया है, अपन थोड़ा और अच्छा बनाएंगे। शायद दिख रहा होगा कैमरा में ठीक से, नहीं नीचे वाला गैप बहुत ज्यादा हो गया। चलो ठीक है, अब समझ गया। अब इसको लेंगे यहां से ऐसे और ये ऐसे बना देंगे, अब थोड़ा सा अच्छा लगेगा। ठीक है, अब देखो ये दोनों को जोड़ते हैं हम लोग। ठीक है, ये दोनों को जोड़ते हैं और यहां पे क्या करते हैं? कैसे गोल बना लेते हैं, मतलब ऐसा गेटवे जैसा दिखना चाहिए बच्चों। ठीक है, क्या दिखना चाहिए? गेटवे के जैसा। इसको थोड़ा सा रब कर देंगे। अब देखो ये दोनों कनेक्ट हो गए। अब यहां पे नीडल जैसी चीज है। अब ये जो गैप देख रहे हो ना बच्चों आप लोग, ये गैप को हम माइक्रोपाइल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? माइक्रोपाइल बोलते हैं। साथ ही साथ हम क्या करते रहेंगे? इसको लेबल भी करेंगे। ये क्या है बच्चों? माइक्रोपाइल। ओके, माइक्रोपाइल। ठीक है, अब यहां पे कुछ नीडल लाइक स्ट्रक्चर्स दिखेंगे बच्चों आपको। क्या दिखेंगे? नीडल जैसे स्ट्रक्चर्स दिखेंगे। दिख रहा होगा, ये शायद मैं थोड़े ऐसे लंबे लंबे बनाऊंगा यहाँ पे। ओके, ये इस तरीके से कुछ स्ट्रक्चर्स रहेंगे नीडल जैसे। आपके टेक्स्ट बुक्स में भी है बच्चों, देखो डायग्राम है एकदम मस्त मस्त, है ना? जबरदस्त दस्त। ओके, ये नीडल लाइक स्ट्रक्चर्स है बच्चों। क्या है ये? नीडल लाइक स्ट्रक्चर्स हैं और इन्हीं को मोनैक्सॉन स्पाइक्यूल्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मोनैक्सॉन स्पाइक्यूल्स। ठीक है, यहां लिख देता हूं मैं, मोनैक्सॉन स्पाइक्यूल्स। ठीक है, ये बाहर वाली मेम्ब्रेन हमारी आउटर मेम्ब्रेन,
आउटर मेम्ब्रेन, अंदर वाली को बोलेंगे इनर मेम्ब्रेन, है कि नहीं? ये टेक्स्ट बुक में है बच्चों आपके डायग्राम, ठीक है, इनर मेम्ब्रेन। फिर उसके बाद मैं बोलूंगा अंदर देखो एग्रीगेशंस ऑफ सेल बताए थे अपन ने, मतलब ऐसा समझ लो यहां पे क्या होते हैं, बहुत सारे सेल्स होते हैं। इन्हीं सेल्स को क्या बोला गया था बच्चों, इन्हीं सेल्स को बोला गया था आर्कियोसाइट्स। क्या बोला गया था? आर्कियोसाइट्स। देखो आर्कियोसाइट्स, ठीक है, याद रखना। और ये टोटल एक गेम्यूल ऐसा दिखता है बच्चों, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, ये पूरा भर के होता है एक्चुअली, लेकिन अपन ने थोड़ा टाइम की कमी की वजह से क्या किया, बस नॉर्मल ड्रॉ कर दिया। अब नया वाला कॉन्सेप्ट है हमारा ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, है ना? क्या है बच्चों? मेल, ये हमारा मेन कॉन्सेप्ट है, सबसे नंबर 1 मेल रिप्रोडक्टिव, है ना, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ओके, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है बच्चों, ठीक है, याद रखना है आप लोग ने बेस्ट चीजें, कुछ बेस्ट चीजें याद रखनी है आप लोग ने कि भाई मेन ऑर्गन, यहां लिखता हूं मैं मेन ऑर्गन, ये क्या होता है बच्चों? टेस्टिस। क्या होता है? टेस्टिस इज द मेन ऑर्गन। ओके, और असेसरी ऑर्गन कौन से है, मतलब सपोर्टिव ऑर्गन, यहां मैं लिख देता हूं ACCESSORY, असेसरी ऑर्गन। असेसरी मतलब सपोर्टिंग ऑर्गन। देखो बच्चों, लगो आप जा रहे हो, मान लो कहीं पे गाड़ी परचेस करने जा रहे हो, स्कूटी परचेस करने जा रहे हो, मोपेड अपनी, ठीक है, मोपेड खरीदना मतलब मोपेड की जो बॉडी है, इंजन और वो पूरी बॉडी, वो मेन है, और जो एसेसरीज है जैसे फुट रेस्ट है, सीट कवर है, फिर अब बोलेंगे ना वो गार्ड्स है, फिर बाद में अपने साइड स्टैंड्स है, मेन स्टैंड्स है, लेडीज फुट रेस्ट है, ये जितनी भी चीजें हैं ये सब सपोर्टिव होती है। सपोर्टिव मतलब ये सपोर्ट करने वाली है बच्चों, इनका मेन, ये नहीं भी रही तो चल जाता है, लेकिन अगर ये रही, वैसे तो नहीं चलता है, लेकिन अगर ये रही तो राइडिंग एक्सपीरियंस और बहुत सारी सेफ्टी के साथ आती है। वैसे ही मेन ऑर्गन तो टेस्टिस है, लेकिन टेस्टिस को सपोर्ट करने वाले और ऑर्गन्स होते हैं। तो ये सपोर्टिव ऑर्गन्स कौन से होते हैं बच्चों? जैसे स्क्रोटम होता है ना, नंबर 1 स्क्रोटम। सपोर्टिव ऑर्गन्स कौन से होते हैं? स्क्रोटम, सेकंड पीनस, है ना, ये एक्सटर्नल ऑर्गन्स है बच्चों, जो बाहर से दिखने वाले हैं, ठीक है। फिर उसके बाद मैं बोलूंगा थर्ड अपना इपिडिडाइमिस, ये चलो इंटरनल नहीं भी लिखा तो कोई इशू नहीं है, लेकिन ये याद रखना कि ये स्क्रोटम और पीनस ये मोस्ट मेन ऑर्गन्स हैं, ठीक है, यहां तक आप लोग को समझना चाहिए, ठीक है। अब यहां से आगे हम लोग देखेंगे टेस्टिस के बारे में। किसके बारे में देखते हैं? टेस्टिस के बारे में। अब ये जो टेस्टिस है, क्या कह रहा हूं मैं? टेस्टिस है। अब देखो टेस्टिस जो है, सबसे पहले याद रखना बच्चों, ये टेस्टिस होता है ओवल शेप का। कैसे होता है ये? ओवल शेप का। कैसा शेप होता है बच्चों इसका? टेस्टिस का शेप होता है ओवल। ओके, फिर इसका ओरिजिन याद रखो बच्चों। कैसा ओरिजिन है इसका? मेसोडर्मल इन ओरिजिन। मेसोडर्मल इन ओरिजिन, ठीक है। टेस्टिस होता है मेसोडर्मल इन ओरिजिन। मतलब मेसोडर्मल मतलब क्या? देखो जर्मिनल लेयर्स होती है, और ये डिफरेंट जर्मिनल लेयर्स क्या करती है? डिफरेंट ऑर्गन्स जनरेट करती है, राइट फ्रॉम आवर बाल टू आवर खाल। याद रखो, तो बाल से लेके खाल तक जितनी भी चीजें हैं वो सब कौन बनाता है बच्चों? ये बनाए जाते हैं अपने किसकी मदद से? एक सेकेंड, एक कॉल आ गया इधर, ठीक है, चलो कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। इसको करेंगे थोड़ा सा म्यूट। कहाँ है भैया तेरा म्यूट वाला बटन? कहाँ है? ठीक है, चलो मिल गया। ओके 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 ओके, एक मिनट, ठीक है। अब बढ़ते हैं बच्चों आगे की ओर। ओके, आगे की ओर बढ़ते हैं। मेसोडर्मल ओरिजिन मतलब किसको बोलते हैं बच्चों? मेसोडर्मल ओरिजिन ये वो ओरिजिन होता है, मतलब सिंपल, मेसोडर्म नाम की जर्मिनल लेयर होती है। ऐसे 3 जर्मिनल लेयर्स होते हैं जो कि हम अगले मतलब आगे टॉपिक में सीखने वाले हैं।
सबसे पहले एक्टोडर्म, फिर होता है मेसोडर्म, फिर होता है एंडोडर्म। अब ये जितने भी जर्मिनल लेयर्स है ये सब क्या बनाएंगे बच्चों, ये तुम्हारे ऑर्गन्स को डिजाइन करेंगे, तुम्हारे मीन्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स के ऑर्गन्स को डिजाइन करेंगे। ये आप लोग को अच्छे से याद रखना है। फिर टेस्टिस कहां सिचुएटेड होता है, सिचुएटेड आउटसाइड, कहां पे, आउटसाइड बॉडी। रीजन कौन सा होता है बच्चों, लोअर एब्डोमेन, कहां, लोअर एब्डोमेन, ठीक है, लोअर एब्डोमेन में रहता है, इन स्क्रोटम। कहां पे प्रेजेंट होता है भाई, इन स्क्रोटम। टेस्टिस बाहर को क्यों होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है बच्चों, याद रखना। टेस्टिस बाहर इसीलिए होता है बॉडी के, ताकि स्पर्म प्रोडक्शन को थोड़ा टेम्परेचर कम लगता है। और अगर टेम्परेचर 1 से 2 डिग्री सेल्सियस, बॉडी का टेम्परेचर लगभग 37 डिग्री होता है बच्चों, और स्पर्म प्रोडक्शन के लिए लगता है 34 से लेके 35 डिग्री सेल्सियस। ओके, तो यही 34 से 35 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम रखने के लिए टेस्टिस बाहर होता है, और स्क्रोटम एक थर्मोरेगुलेटर जैसे बिहेव करता है, मतलब टेम्परेचर को कंट्रोल करता है बच्चों, ठीक है। शायद यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब ये जो टेस्टिस है इसके डायमेंशंस लिख लो बच्चों, क्या डायमेंशंस अच्छे से याद रखना, 4 to 5 सेंटीमीटर लॉन्ग, 2 to 3 सेंटीमीटर वाइड और 3 सेंटीमीटर थिक। तो देखो लेंथ विड्थ, ठीक है, और वाइड होता है, और थिकनेस, ठीक है। ये 3 चीजें आप लोग को याद रखनी है। लेंथ कितनी है भाई, 4 to 5 सेंटीमीटर लॉन्ग, क्या बोलूंगा मैं, 4 to 5 सेंटीमीटर लॉन्ग, 4 से 5 सेंटीमीटर, 4 to 5 सेंटीमीटर लॉन्ग। विड्थ कितनी है, विड्थ याद रखो 2 to 3 सेंटीमीटर, 2 to 3 सेंटीमीटर, और थिकनेस है बच्चों लगभग 3 सेंटीमीटर। यह आप लोग को बहुत अच्छे से याद रखना है बच्चों, ठीक है, बड़े ज्यादा अच्छे से याद रखना है। फिर उसके बाद एक पॉइंट बनेगा बच्चों कि जो टेस्टिस है किससे अटैच्ड होता है, ठीक है, अपना जो स्क्रोटम है उससे कैसे अटैच होता है, अटैच्ड टू स्क्रोटम, है ना। और ये स्क्रोटम से अटैच है एक मस्कुलर फाइबर से, एक मस्कुलर बैंड की मदद से, बाय, और इस बैंड का नाम होता है बच्चों गुबरनैक्यूलम, ग्यूबरनैक्यूलम, ठीक है, बहुत ही मतलब ऐसे स्पाइरल में आया हो, ठीक है। ग्यूबरनैक्यूलम नाम के एक फाइबरस बैंड से जो टेस्टिस है अटैच्ड होता है, किसको, अपने स्क्रोटम की वॉल को, ठीक है। अब ये स्क्रोटम जो है ना, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग ऑर्गन है बच्चों, डिट्रसर मसल से बना रहता है। अब ये जो स्क्रोटम है ये एक पर्टिकुलर मसल्स के, ठीक है, अब देखते हैं अपना स्क्रोटम के बारे में। कहां देखते हैं बच्चों, स्क्रोटम के बारे में, ठीक है। तो देखते हैं स्क्रोटम, व्हाट इज मीन बाय स्क्रोटम, ओके, स्क्रोटम, ओके। कुछ चीजें याद रखनी है बच्चों इस ऑर्गेनेल के बारे में आप लोग ने, कि भाई ये जो ऑर्गेनेल है सबसे पहले, ठीक है, पाउच लाइक होता है, कैसा होता है, पाउच लाइक, ठीक है। फिर डार्क, देखो पिगमेंटेड होता है, कैसे होता है, डार्क इन कलर बोलने से अच्छा आप लोग को क्या वर्ड यूज करना है, पिगमेंटेड होता है, ठीक है, पिगमेंटेड। कहां लोकेट होता है, आउटसाइड द बॉडी, है ना, आउटसाइड बॉडी, ठीक है, आउटसाइड द बॉडी। क्या कैरी करता है, कैरिस टेस्टिस, ठीक है, कैरिस टेस्टिस, ओके, ठीक है। पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ टेस्टिस जस्ट मैंने बताया आपको, क्या होता है, गुबरनैक्यूलम होता है, क्या होता है बच्चों, गुबरनैक्यूलम होता है। प्लस सेकंड आप लोग को याद रखना है कि ये जो है, अब याद रखो बहुत सारी चीजें, लूज पाउच होता है, देखो मैंने अभी जस्ट कुछ चीजें बताया, और फिर
लेफ्ट और राइट स्क्रोटम जो है, स्क्रोटम सैक बोलेंगे, ये एक सेप्टम से सेपरेटेड होती है, ठीक है, सेप्टम से सेपरेटेड होती है और इसको बोलते हैं ट्यूनिका डार्टोस, ठीक है। नाउ लेफ्ट एंड राइट, देखो लेफ्ट एंड राइट स्क्रोटल सैक आर सेपरेटेड बाय, देखो सेपरेटेड बाय किससे, सेप्टम। सेप्टम मतलब कोई भी ऐसी चीज जो सेपरेट करे, और इस सेप्टम को बोला जाता है बच्चों ट्यूनिका, देखो ट्यूनिका डार्टोस, है ना। अब याद रखना टेस्टिस के लिए ये एक थर्मोरेगुलेटर होता है मेरे बच्चों, बहुत अच्छे से याद रखना है, ठीक है। तो मैं यहां पे एक पॉइंट लिखता हूं, इट इज थर्मोरेगुलेटर, ओके, थर्मोरेगुलेटर होने की वजह से इसका काम क्या है बच्चों, देखो इट इज थर्मोरेगुलेटर, इट मेंटेन्स द टेम्परेचर, इट लोवर्स द टेम्परेचर, देखो यहां लिखता हूं मैं, इट लोवर द टेम्परेचर फॉर स्पर्म प्रोडक्शन, ठीक है। स्पर्म प्रोडक्शन के लिए जो लगने वाला टेम्परेचर है ये क्या करता है, उसको कम करता है, ठीक है। समझ रहा है ना, ये बहुत अच्छे से सीख लो बच्चों, बहुत मतलब बहुत अच्छे से सीख लो। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, यहां पर शुरू होता है हमारा टीएस ऑफ टेस्टिस। क्या शुरू होता है बच्चों, टीएस ऑफ टेस्टिस शुरू होता है। नाउ व्हाट इज हिस्टोलॉजी ऑफ टेस्टिस या टीएस ऑफ टेस्टिस, अब ये देखते हैं। तो हमारा अभी टॉपिक कौन सा है, टीएस ऑफ टेस्टिस। तो यहां हम क्या करेंगे, एक डायग्राम बना लेंगे बच्चों। तो इसमें क्या करना है, हमने जस्ट कुछ सर्कल्स बनाने, एक ही सर्कल बनाएंगे, ज्यादा नहीं बनाएंगे, क्योंकि क्या है डायग्राम के ऊपर बहुत ज्यादा समय खर्च हो जाएगा, नहीं तो ये एक ऐसा और कुछ ऐसे और कुछ ऐसे, और बाजू से क्या करेंगे, ऐसे टेस्टिस मतलब कनेक्टिव टिश्यू बना देंगे। अब देखो ये कुछ मैं सेल्स बना रहा हूं बच्चों, देखो ये, ओके। थोड़ा जल्दबाजी में बनाऊंगा तो डायग्राम एकदम एक्यूरेट बुक अलाइक तो नहीं बनेगा, लेकिन फिर भी भावनाओं को समझो बन ही जाएगा ठीक से। देखो एक और कुछ ऐसे पिलर लाइक सेल्स होते हैं बीच बीच में, और ये पिलर लाइक सेल्स क्या होते हैं ये भी मैं आप लोग को बताऊंगा जल्दी से, ठीक है। अब देखो, और ये बीच में हमने क्या करना है, ऐसे सेल्स बना देने, ये शायद आप लोग को दिखाई पड़ रहा होगा। इसमें मैं येलो कलर की कुछ छोटी छोटी बॉडीज बताऊंगा बच्चों, जो भाग रही है बस इधर से उधर। ये क्या है बच्चों, ये है स्पर्म्स, क्या है, ये है स्पर्म्स, और कुछ स्पर्म्स के हेड जो है ना ये इधर पे ऐसे फंसे होते हैं बच्चों, दिख रहा होगा शायद आपको, ठीक से दिख रहा होगा, ठीक है। अब ये है स्पर्म्स, बाहर होता है बच्चों, देखो ये क्या होता है, ये बाहर क्या है, ये कनेक्टिव टिश्यू है। और ग्रीन कलर से मैं एक चीज बताऊंगा बाहर, जो कि क्या होगी, हमारे टेस्टोस्टेरॉन प्रोड्यूसिंग सेल्स होंगे। अब एक चीज याद रखो, टीएस ऑफ टेस्टिस में लिख रहा हूं यहां पे, टीएस ऑफ टेस्टिस, या फिर मैं सिंपली बोलूंगा टेक्स्ट बुक के हिसाब से हिस्टोलॉजी ऑफ टेस्टिस, ओके, हिस्टोलॉजी ऑफ टेस्टिस। याद रखने वाली बात है बच्चों, जो सबसे पहली लेयर है ये, इसको हम बोलते हैं जर्मिनल एपिथेलियम। क्या बोलते हैं, जर्मिनल एपिथेलियम, ठीक है। फिर ये लंबे लंबे सेल्स दिख रहे हैं ना, उसको बोलेंगे हम लोग सर्टोलाई सेल्स, सर्टोलाई सेल, क्या बोलेंगे, सर्टोलाई सेल्स। फिर ये बीच में ही कुछ सेल है, इसको बोलेंगे लेडिक सेल, और ये है हमारे कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है, अच्छे से याद रखना है। तो याद क्या, अब देखेंगे क्या क्या चीजें हम लोग को करनी है इसमें। तो याद रखो हिस्टोलॉजिकली टेस्टिस के ऊपर एक कवरिंग होती है बच्चों, क्या होती है,
कवरिंग होती है, एक एक्सटर्नल कवरिंग होती है जो कि कोलाजन से बनी होती है। किससे बनी होती है? एक्सटर्नली कोलाजन कवरिंग होती है, और इस कोलाजन कवरिंग को ट्यूनिका अल्बुजिनिया कहते हैं। ठीक है, आउटर लेयर, कौन सी लेयर बोल रहा हूं मैं? आउटर लेयर। क्या लेयर का नाम है बच्चों? देखो, एक्सटर्नली क्या होती है बच्चों? कोलाजिनस कवर होता है इसके ऊपर। ठीक है, कॉल्ड कोलाजिनस कवर कॉल्ड ट्यूनिका अल्बुजिनिया। कौन सी होती है बच्चों? ट्यूनिका अल्बुजिनिया। ठीक है, ये कवरिंग होती है। इसका काम होता है, मतलब ये फाइब्रस होती है बच्चों। कैसी होती है? मतलब एकदम टफ होती है। उसके बाद एक इनकम्प्लीट कवरिंग होगी आउटर टू इट, एन इनकम्प्लीट और इनर कवरिंग जो होती है पेरिटोनियम की कवरिंग होती है, जिसको ट्यूनिका वेजाइनालिस बोलेंगे। और उसके बाद सबसे अंदर वाली जो होगी उसको ट्यूनिका वैस्क्यूलोजा बोलेंगे। क्या बोलेंगे बच्चों? ट्यूनिका वैस्क्यूलोजा। अभी देखो धीरे धीरे हम नोट्स लिखते ना, उसमें देखते हैं। तो यहां लिख देता हूं मैं हिस्टोलॉजी ऑफ टेस्टिस, हिस्टोलॉजी ऑफ टेस्टिस। ओके, हिस्टोलॉजी ऑफ टेस्टिस में सबसे पहले हम लेयर्स कवर कर लेंगे बच्चों। कौन सी लेयर्स होती हैं यहां पे? ठीक है, लेयर्स। तो ये जो लेयर्स है, सबसे पहले क्या कौन सी याद रखनी है? ट्यूनिका अल्बुजिनिया, उसके बाद ट्यूनिका वजाइनालिस है ना, और उसके बाद लास्ट में ट्यूनिका वैस्क्यूलोजा। ओके, ये 3 लेयर्स होती है बच्चों यहां पे, जिसमें से ट्यूनिका एल्बुजिनिया जो याद रखने वाली है, उसको हम कैसे बोलेंगे? कैसे याद रखना है? क्या मटेरियल होता है उसका? तो इसका मटेरियल होता है भाई, किससे बनी है? कोलाजन से बनी है। किससे बनी है? कोलाजन से बनी है। और वेजाइनालिस किससे बनी है? हमारा किससे बना है? पेरिटोनियम से बना है। ठीक है, ये पेरिटोनियल होती है, और इसी से ये पता चलता है कि जो टेस्टिस है ये एब्डोमिनल ओरिजिन के होते हैं बच्चों। ठीक है, अब ये याद रखना है, इसके अंदर होते हैं बहुत सारे लोब्यूल्स, हैव लोब्यूल्स। ठीक है, जैसे देखो यहां पर दिख रहे होंगे, ये एक बड़ा टेस्टिस और उसके अंदर छोटे छोटे लोब्यूल्स है। ठीक है, याद रखना। अब इसके अंदर क्या होता है? टेस्टिस में होते हैं लोब्यूल्स, और ईच लोब्यूल में 1 से 4 होंगे कॉइल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। ठीक है, कितने? 1 से 4 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होंगे। अब ईच लोब्यूल, यहां लिखने से अच्छा यहां लिखते हैं इसको, चलो। ईच लोब्यूल में होंगे 1 से 4 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। ठीक है, नाउ और क्या देखेंगे हम लोग? कनेक्टिव इज ऑब्जर्व, कनेक्टिव टिश्यू इज प्रेजेंट बिटवीन लोब्यूल, कनेक्टिव टिश्यू इज प्रेजेंट, है ना, कनेक्टिव टिश्यू इज प्रेजेंट बिटवीन द लोब्यूल्स। फिर उसके बाद मैं एक बात बोलूंगा कि भाई ये जो कनेक्टिव टिश्यू है, इसके बीच में एक सेल होता है, लेडिग सेल्स। कौन से? लेडिग सेल। और ये लेडिग सेल क्या सीक्रेट करता है बच्चों? एक इंपॉर्टेंट हार्मोन जो आदमी को आदमी बनाता है, जिसको हम बोलते हैं टेस्टोस्टेरॉन। ओके, टेस्टोस्टेरॉन का काम क्या है? सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर डेवलपमेंट। जो भी सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स है ना बच्चों, एक मेल में जो दिखाई पड़ते हैं, तो इसके डेवलपमेंट को ही क्या बोलते हैं? सेकेंडरी। इसके डेवलपमेंट को ही जो हार्मोन हेल्प करता है, उस हार्मोन का नाम होता है बच्चों, क्या होता है? अपना टेस्टोस्टेरॉन। जैसे दाढ़ी मूंछ आना, वॉइस का हैवी हो जाना,
शोल्डर रीजन जो है ये ब्रॉड हो जाना, हिप रीजन जो है ये नैरो हो जाना, ताकि ऐसी वी टैपरिंग टाइप की बॉडी मिले। सभी को ऐसी ऐसी डोले शोले पसंद है ना, डोले शोले पसंद है मतलब डोले शोले बढ़ाने का काम भी होगा, लेकिन उसको हम क्या बोलेंगे, मस्कलेचर ये बढ़ाएगा। मस्कलेचर मीन्स मसल्स को बढ़ाएगा। किसको बढ़ाएगा भैया जी, मसल्स बढ़ाएगा। मसल्स बढ़ाएगा तो बढ़ाएगा, फिर उसके बाद में मैं बोलूँगा हम लोग के अंदर जो रॉ पावर आती है वो भी देगा। फिर कभी कभी हमारे अंदर एग्रेशंस आ जाते हैं, वो भी टेस्टोस्टेरोन की ही देन होती है। तो ये बात छोटी छोटी चीज़ें हैं, याद रखो, ठीक है। अब याद रखते हैं हम देखते हैं टेस्टिस का मतलब एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल देखते हैं कि कैसी दिखती है, ठीक है। मान लो ये हमने क्या करा, एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल ड्रॉ कर दी और उसके अंदर हमने क्या करा, एक ऐसे नॉर्मल सेल्स बनाने की कोशिश करी, और ये ऐसे पिलर जैसे सेल्स कुछ बच्चों इसमें हमने कंस्ट्रक्ट करे, ठीक है। अब सिर्फ हम एक ही सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल को देख रहे हैं बच्चों, ठीक है। देखो ये ओके। अब ये कुछ कुछ चीजें हैं, तो याद रखो बच्चों, ये जो लंबे लंबे सेल्स दिख रहे हैं ना आपको, ये वाले, ओके, इसको हम सर्टोलाई सेल्स बोलते हैं। तो सबसे पहले ये जो सेल्स है, सॉरी पहले इसका कलर चेंज कर देता हूं मैं। देखो ये जो सेल्स है ना बच्चों, ये है अपने जर्मिनल एपिथेलियम के सेल्स, जर्मिनल एपिथेलियम। अब ये जो जर्मिनल एपिथेलियम वाले जो सेल्स हैं, ये क्या करते हैं, आगे चल के इनका बनता है स्पर्म बनता है बच्चों। क्या बनता है, स्पर्म बनता है, ठीक है। आगे चल के ये स्पर्म बनाएंगे। उसके बाद ये जो पिलर लाइक सेल दिख रहे हैं ना, ये होते हैं सर्टोलाई सेल्स। अब स्पर्म बनने के लिए क्या चाहिए, स्पर्म बनने के लिए नरिशमेंट तो चाहिए ही चाहिए। तो सर्टोलाई सेल्स का काम क्या है बच्चा, gives nutrition to sperms। क्या करता है ये, स्पर्म्स को न्यूट्रिशन प्रदान करता है। फिर उसके बाद याद रखना बच्चों, ये छोटी छोटी चीजें आप लोग को बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। छोटी छोटी चीजें याद रखना है। अब सर्टोलाई सेल्स का ही नाम क्या है बच्चों, सस्टेंटिकुलर सेल्स। क्या है, सस्टेंटिकुलर सेल्स। सर्टोलाई सेल्स को ही हम क्या बोल सकते हैं, ऑल्सो कॉल्ड एज, देखो ऑल्सो कॉल्ड सस्टेंटिकुलर सेल्स, है कि नहीं। अब ये जो ट्यूब्यूल ऐसे सर्कल नहीं होता है बच्चों, ऐसे समझ लो, ये ऐसे बाहर पूरा कॉइल्ड ट्यूब निकल रहा है, ठीक है। ये एक बात आप लोग को बहुत अच्छे से याद रखनी है। जर्मिनल एपिथेलियम का काम क्या होता है, ये स्पर्म प्रोडक्शन में हेल्प करता है। किस में हेल्प करता है भैया, स्पर्म प्रोडक्शन में हेल्प करता है। एंड दैट्स ऑल अबाउट टीएस ऑफ टेस्टिस, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। और अगर आप लोग को अगर टेक्स्ट बुक्स की लाइन सुननी है तो देखो, आउटर टू इट एन इनकम्प्लीट पेरिटोनियल कवरिंग इज प्रेजेंट, जिसको हमने देखा ट्यूनिका वेजाइनलिस, और लास्ट में इनर साइड में होता है ट्यूनिका वेस्क्युलोसा। ये थिन मेम्ब्रेनस लेयर होती है जो हाईली वेस्क्युलर मतलब यहां ब्लड सप्लाई बहुत ज्यादा होगा बच्चों, ठीक है। वेस्क्युलर मतलब क्या होता है, ब्लड सप्लाई, रिच इन ब्लड सप्लाई बोलूंगा। उसके बाद में फाइबर्स फ्रॉम ट्यूनिका अल्बुजिनिया डिवाइड्स टेस्टिस into about 200 to 300 लोब्यूल्स। जस्ट हमने देखा था ना 200 to 300 लोब्यूल्स। कितने लोब्यूल्स होते हैं टेस्टिस में, 300 लोब्यूल्स तक हो सकते हैं। और हर लोब्यूल में ऐसे कितने सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं, 1 से लेके 4 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होते हैं। मतलब ऐसे समझ लो कि एक बड़ा सा टेस्टिस है, इसके अंदर ऐसे 300 लोब्यूल्स हैं, और इसके अंदर ऐसे 1 से लेके 4 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है। दिख रहा है ना, ऐसे ये वाला है वो स्ट्रक्चर, ठीक है। यहां तक शायद आप लोग को समझ में आ गया रहेगा। देखो बच्चों, ये बहुत खतरनाक टॉपिक है, ये मतलब बहुत ज्यादा बड़ा है और बहुत ज्यादा वास्ट टॉपिक है ना। और समझने में थोड़ा सा मतलब इजी तो है, लेकिन समझने में थोड़ा कॉन्सेप्चुअल है। मतलब ऐसा लगता है कि यार बहुत लेंदी लग रहा है, ऐसे बहुत बड़ा स्पैन लगता है, ठीक है। तो इसीलिए आप लोग को क्या करना है, टोटल ध्यान देना है बहुत अच्छे से।
अब एक बीमारी सुन लो बच्चों, अगर ये टेस्टिस अपने अपने रिस्पेक्टिव स्क्रोटल सैक में नहीं आता है, वैसे तो ये सातवां महीना जब होता है एक प्रेग्नेंट लेडी को, तो 7वें महीने में ही क्या हो जाता है, ये टेस्टिस जो है ये बाहर को डिसेंड हो जाते थे, ठीक है। और यही टेस्टिस क्या करते हैं बच्चों, ये डिसेंड हो गए तो ये नॉर्मल है, लेकिन अगर ये डिसेंड नहीं होते तो इस बीमारी को बोलते हैं क्रिप्टोर्चिडिज्म। क्या नाम बोलते हैं बच्चों इस बीमारी का, क्रिप्टोर्चिडिज्म, ठीक है, याद रखना। पानी बहुत जरूरी है बच्चों लाइफ के लिए, ठीक है, पानी पिया करो, दिमाग अच्छा चलता है। अब बीमारी हो गई, टीएस ऑफ टेस्टिस हो गया, एकदम अच्छे से दिमाग में सब आ गया। अभी पीनस बाकी है बच्चों, पीनस के बारे में भी देखना है, ठीक है। तो पीनस के बारे में देखते हैं और फिर बाद में एसेसरी ग्लैंड्स के बारे में भी देख लेंगे, ठीक है। पीनस एंड एसेसरी ग्लैंड, ये हमारे दो चीजें बाकी है बच्चों। ये एक्सटर्नल जेनाइटल्स में इंक्लूड होता है बच्चों। पीनस क्या है, पीनस और स्क्रोटम ये एक्सटर्नल जेनाइटल्स हैं। जो हमने टेस्टिस देखा ये इंटरनल जेनाइटल्स हैं, ठीक है, बहुत अच्छे से याद रखना है। फिर उसके बाद में इपिडिडाइमिस भी देखना है, इपिडिडाइमिस है, वास डिफरेंस है, और ये सब कैसे बनता है ये भी देखना है। तो ये आता है पूरा एसेसरी डक्ट्स में, ठीक है, कहां आता है, एसेसरी डक्ट्स में इसको इंक्लूड करेंगे। अब देखते हैं हमारा पीनस के बारे में, ठीक है। व्हाट इज मीन बाय पीनस, अब देखो बच्चों पीनस याद रखना है बच्चों आप लोग ने बहुत अच्छे से। ये एक इरेक्टाइल कैसा बोलेंगे, पेंडुलस ऑर्गन है। कैसा होता है ये, पेंडुलस ऑर्गन है ना। कैसा ऑर्गन है, एक पेंडुलस ऑर्गन है, लोकेटेड आउटसाइड द बॉडी, लोकेटेड आउटसाइड द बॉडी। कहां लोकेटेड होता है बच्चों, आउटसाइड द बॉडी, मतलब बॉडी के बाहर होता है। मेड ऑफ इरेक्टाइल टिश्यूज, ठीक है, मेड ऑफ इरेक्टाइल टिश्यूज। एक इंपॉर्टेंट चीज याद रखना, इसकी साइज बढ़ जाती है बच्चों जब सेक्सुअल अराउजल होता है, मतलब अंदर से थोड़े डिजायर्स भभकने लगते हैं, तब क्या होता है, इसकी साइज बढ़ जाती है। तो मतलब सिंपल सी बात याद रखनी है भाई कि साइज इंक्रीजेस ऑन सेक्सुअल अराउजल, ऑन सेक्सुअल, और इसमें मतलब कोई भी ऐसी ऑकवर्डनेस की बात नहीं है बच्चों, ये नेचुरल चीजें हैं, ठीक है। ऑन सेक्सुअल अराउजल, कौन से अराउजल पे, सेक्सुअल अराउजल, ओके, इसकी साइज इंक्रीज हो जाती है। अब ये इरेक्टाइल टिश्यू ये दो टाइप्स के होते हैं बच्चों, कौन से, ये जो इरेक्टाइल टिश्यू है, सॉरी दोनों को मैंने कोल करना चाहिए, ठीक है, ये दो टाइप्स के होते हैं। एक तो होता है कॉर्पस स्पॉन्जियोजम, कॉर्पस स्पॉन्जियोजम है ना, और एक होता है कॉर्पोरा कैवर्नोजा, कॉर्पोरा कैवर्नोजा, ठीक है। दो कौन से बच्चों, एक है कॉर्पस स्पॉन्जियोजम और एक है कॉर्पोरा कैवर्नोजा, ठीक है। ये दो टिश्यूज होते हैं। अब पेयर कौन सा होता है इसमें, देखो ये पेयर्ड होता है। कैसे होता है, ये पेयर्ड होता है ना, ये पेयर्ड होता है और ये सिंगल होता है। और कैसे होता है बच्चों, ये देखो, ये ऐसे दो अरेंज होते हैं टिश्यूज। अगर हम पीनस को सामने से काट कर देखें और उसको ऐसे इस तरीके से देखें, मतलब मान लेते हैं ये ऐसा करके ऐसे देखें हम इसको, तब आपको ऐसे दो चीजें तीन टाइप के ऐसे टिश्यूज जो है, जो दो टाइप के टिश्यूज है, जिसमें से एक पेयर्ड है और एक अनपेयर्ड है, ये ऐसे रहेगा और उसके ऊपर से क्या होगा बच्चों, ये ऐसे एक कवरिंग होगी, ठीक है। अब जो पीनस होता है इसके ऊपर जो होता है बच्चों एक कवरिंग होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्रीप्यूस। क्या कहते हैं, प्रीप्यूस। देखो तो पीनस के टिप को क्या बोलते हैं मेनली, तो टिप को इसके बोलते हैं ग्लांस। क्या बोला जाता है, ग्लांस पीनस। ये थोड़ा सेंसिटिव होता है, थोड़ा नहीं कुछ ज्यादा सेंसिटिव होता है, और इसके सेंसिटिविटी के वजह से ही इजैकुलेशन जैसी चीजें आराम से हो जाती है। उसके बाद ग्लांस जो है, ग्लांस इज कवर्ड बाय, ग्लांस इज कवर्ड, ठीक है,
बाय किससे कवर्ड होता है? प्रीप्यूस। ठीक है, किससे कवर्ड होता है बच्चों? प्रीप्यूस नाम की एक स्किन के फोल्ड से। ठीक है, प्रीप्यूस नाम की स्किन की एक फोल्ड से ये ग्लांस जो है कवर्ड होता है। ये आप लोग को याद रखना है, बहुत अच्छे से याद रखना है। फिर पीनस में और कुछ चीजें होती हैं बच्चों, जैसे इसके अंदर होते हैं ब्लड साइनसेस, लार्ज अमाउंट ऑफ ब्लड साइनसेस। अब ये जो ब्लड साइनसेस है ना बच्चों, ये स्पॉन्जी टिश्यूज में क्या होता है, जब भी सेक्सुअल अराउजल होता है तब इन्हीं स्पॉन्जी टिश्यूज के अंदर ये साइनसेस जो होते हैं, जो एम्प्टी स्पेस होती है, वहां पे ब्लड फ्लो बढ़ जाता है। अब ब्लड फ्लो अगर बढ़ गया ना बच्चों तो क्या होता है, सिंपल, वहां पे देखो, सिंपल अगर मैं बोलूं नॉर्मल सा पाइप गुंडाल के रखा है हमने, उसमें पानी जोर से रिलीज किया तो पाइप ऐसे सीधा हो जाता है। ठीक है, तो वैसे ही अगर ब्लड बहुत ज्यादा लेवल में साइनसेस में भर जाएगा तो इसका साइज भी बढ़ जाता है और ये इरेक्ट हो जाता है। क्या हो जाता है ये, मतलब जो नॉर्मल सिचुएशन में रहता है तो ये इरेक्ट हो जाता है, और इरेक्ट करने के बाद ही क्या होता है, इरेक्ट होने की वजह से ही क्या हो जाता है, ये थोड़ा सा हार्ड हो जाता है, और हार्ड होने की वजह से कॉपुलेशन जो है ये ईजी होता है। ठीक है, अब कॉपुलेशन क्या होता है, सिंपल एंट्री ऑफ सिंपल अगर मैं बोलूं कि इंसर्शन ऑफ पीनस इनटू वजाइनल ट्रैक्ट, इसको कहा जाएगा कॉपुलेशन। क्या कहा जाएगा बच्चों? कॉपुलेशन कहा जाएगा। ठीक है, ये एकदम छोटे छोटे टर्मिनोलॉजीज है जो आप लोग के डॉक्टरी या फिर कोई भी मेडिकल स्ट्रीम के एंट्रेंस एग्जाम में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, अच्छे से याद रखना है आप लोग ने। अब आगे देखते हैं बच्चों असेसरी डक्ट्स। क्या देखते हैं? असेसरी डक्ट्स। तो असेसरी डक्ट्स में क्या क्या चीजें आने वाली हैं, देखो सिंपल देखेंगे अभी। असेसरी डक्ट, असेसरी, देखो असेसरी डक्ट्स। असेसरी डक्ट्स में क्या क्या आता है बच्चों? सबसे पहले याद रखो, जब भी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल कंबाइन होती है, ठीक है, एक नेटवर्क बनता है इन डक्ट्स का, इसको बोलते हैं हम लोग रेटिटेस्टिस। क्या बोलते हैं? रेटिटेस्टिस। तो मेनी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल कंबाइंस टू फॉर्म अ कॉम्प्लेक्स नेटवर्क। ठीक है, क्या कह रहा हूं मैं? कंबाइंस टू फॉर्म अ कॉम्प्लेक्स नेटवर्क, इसी को क्या बोलेंगे हम लोग? रेटिटेस्टिस। तो सिंपल क्या है, ऑल सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल ऑफ द टेस्टिस एट द पोस्टीरियर सरफेस फॉर्म्स अ नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूल्स कॉल्ड एज रेटिटेस्टिस। ठीक है, तो सबसे पहली जो डक्ट है एसेसरी डक्ट में, यह है रेटिटेस्टिस। रेटिटेस्टिस आप लोग ने याद रखना है बच्चों, कहां क्या होती है? ये होता है नेटवर्क ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। ठीक है, और ये कहां होती है बच्चों? पोस्टीरियर रीजन में। कहां होती है? पोस्टीरियर रीजन। कौन से रीजन में एग्जिस्ट करती है ये रीजन, ये पोस्टीरियर रीजन में एग्जिस्ट करती है। उसके बाद नेक्स्ट असेसरी डक्ट मैं बोलूंगा वास एफरेंशिया, है ना, वास एफरेंशिया। वास एफरेंशिया क्या होती है? रेटिटेस्टिस क्या करती है बच्चों? देखो अभी सिंपल अगर मैं बोलूं 12 to 20 फाइन ट्यूब्यूल्स अराइजिंग फ्रॉम रेटिटेस्टिस, मतलब रेटिटेस्टिस से क्या होता है? 12 से 20 फाइन छोटी छोटी ट्यूब्स निकलती हैं, और इन्हीं को हम बोलते हैं बच्चों वास एफरेंशिया। क्या बोलते हैं? वास एफरेंशिया। ठीक है, तो याद रखना ये होंगे 12 to 20 फाइन ट्यूब्स which arises from रेटिटेस्टिस। ओके, रेटिटेस्टिस। ठीक है, ये याद रखना है आप लोग ने। देखो बच्चों, वहीं मैं डेफिनेशंस भी लिखाते चल रहा हूं,
और वो भी एक कॉन्सेप्ट मैपिंग के जरिए कोशिश कर रहे हैं अपन कॉन्सेप्ट मैप बनाने की, लेकिन इसके कॉन्सेप्ट मैप जल्दी जल्दी बनते नहीं क्योंकि डिस्क्रिप्शन बहुत ज़्यादा है। देखो बच्चों, अभी भी हम लोग मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के ऊपर ही अटके हुए हैं और अभी भी डक्ट्स बाकी है हमारा, फिर बाद में मैं बोलूँगा अपना वो भी बाकी है, क्या बोलेंगे, स्पर्मेटोजेनेसिस बाकी और स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म्स भी बाकी। देखो सिंपल सी बात है कि कितना ज्यादा वास्ट है ये पूरा का पूरा चैप्टर, इसीलिए मैंने इसको 2 हाफ्स में डिवाइड किया है, ठीक है, 2 हाफ्स में, क्योंकि वीडियो इतना लंबा हो जाएगा कि जिसकी कोई हद नहीं है। और आगे देखते हैं बच्चों, अब वास एफरेंशिया ज्वाइन होगा और बनाएगा एपिडिडाइमिस, ठीक है, क्या देखेंगे बच्चों, एपिडिडाइमिस, है ना, एपिडिडाइमिस, याद रखो एपिडिडाइमिस, ये बहुत ज्यादा लंबी होती है बच्चों, लॉन्ग, लगभग कितनी, 6 मीटर लॉन्ग। फिर उसके बाद आता है एक पॉइंट, हाईली कॉइल्ड, ठीक है, हाईली कॉइल्ड। अब इसके भी बच्चों 3 पार्ट्स आते हैं, कितने पार्ट्स आते हैं इसके, 3 पार्ट्स आता है। सबसे पहला कैपुट एपिडिडाइमिस, फिर कॉर्पस एपिडिडाइमिस और लास्ट में आता है कॉडा एपिडिडाइमिस, ठीक है। तो इसके कितने पार्ट्स है बच्चा मेरे, 3 पार्ट्स, 3 पार्ट्स। सबसे पहला कैप्यूट, ओके, कैप्यूट, फिर आएगा कैप्यूट के बाद में मिडल वाले को हमने क्या बोला बच्चों, देखो कैप्यूट, मिडल वाला है कॉर्पस, क्या है, कॉर्पस, और लास्ट है कॉडा, क्या, कॉडा, कॉडा एपिडिडाइमिस, ये याद रखना है मेरे बच्चे। फिर उसके बाद में क्या होता है इधर, मैचुरेशन ऑफ स्पर्म अकर्स, क्या होता है बच्चों, मैचुरेशन ऑफ स्पर्म्स। यहां पे ही स्पर्म्स जो है ये असेंबल मतलब मैच्योर होते हैं, क्या होते हैं मेरे बच्चों, मैच्योर होते हैं। अच्छे से याद रखो क्या होने वाले यहां, स्पर्म्स, स्पर्म्स मैच्योर होंगे, अच्छे से याद रखना है, ठीक है। इसके बाद में याद रखना है हम लोग को एपिडिडाइमिस के बाद में जो चीज आती है इसको बोलते हैं वास डेफरंस, ठीक है, वास डेफरंस, ठीक है, ये याद रखना है बच्चों मेरे, बहुत अच्छे से याद रखना है बच्चों। ये नॉर्मल होती है, एक ट्यूब होती है और ये क्या करती है, यूरेथ्रा का एक लूप लगाती है और ये सॉरी यूरेटर का एक लूप लगाती है और यूरेथ्रा में खुल जाती है, ठीक है। तो ज्यादा इसमें कुछ है नहीं, बस क्या करेगी ये याद रखना है अपने को कि कैरेज क्या कैरी करेगा ये, सीमेन या फिर स्पर्म्स, ठीक है, क्योंकि सीमेन तब तक इसको नहीं बोल सकते हम लोग जब तक इसके साथ वो व्हाइटिश फ्लूइड मिक्स नहीं होता। ये कैरी करेगी स्पर्म्स टुवर्ड्स यूरेथ्रा, टुवर्ड्स यूरेथ्रा, ठीक है, यूरेथ्रा के तरफ ये क्या लेकर जाएगी, स्पर्म्स को लेकर जाएगी। बाद में है बच्चों इजैक्यूलेटरी डक्ट, इजैक्यूलेटरी डक्ट, है ना, और ये डक्ट होती है लगभग 2 सेंटीमीटर की बच्चों, ठीक है। और यहां पे क्या होता है, सेमाइनल फ्लूइड्स जो है ये स्पर्म्स के साथ मिक्स हो जाते हैं और ये यूरेथ्रा में खुलती है। और लास्ट में क्या है हमारा, यूरेथ्रा, यूरेथ्रा, है ना, यूरेथ्रा। ये क्या होता है बच्चों, इसी को बोलते हैं यूरिनो जेनाइटल डक्ट। क्यों बोलते हैं इसको यूरिनोजेनाइटल डक्ट, बिकॉज बच्चों यहां से ही यूरिन भी पास होती है और यहां से ही क्या पास होता है अपना, सीमेन भी पास होता है, ठीक है, इसीलिए इसको यूरिनो भी बोलते हैं और जेनाइटल भी बोलते हैं, ठीक है। यहां तक शायद आप लोग को बहुत अच्छे से पता चल गया होगा। अब यूरेथ्रा जो है इसके पास होते हैं बच्चों स्पिंक्टर्स, क्या होते हैं, स्पिंक्टर्स, स्पिंक्टर मतलब वॉल लाइक स्ट्रक्चर बच्चों। और जब तक आउटर स्पिंक्टर जो होता है ये कंट्रोलेबल होता है, कंट्रोलेबल जैसे शब्द नहीं होता है, कंट्रोल्ड होता है, मतलब हम लोग इसको रेगुलेट कर सकते हैं। रेगुलेट मतलब अभी कभी कभी जोर से लगती है ना तो हम लोग कुछ देर के लिए रोक लेते हैं, है ना। तो ये किसका कमाल होता है बच्चों, ये कमाल होता है अपने एक्सटर्नल स्पिंक्टर का, ठीक है। और जो इंटरनल स्पिंक्टर होता है ये कंट्रोल नहीं कर सकते। ये कुछ चीजें याद रखना, इसी को
यूरेथ्रल ऑरिफाइस कहते हैं बच्चों, ठीक है। ये ओपनिंग जो होता है यूरेथ्रा का, जो गार्डेड होता है स्पिंक्टर से, उसको यूरेथ्रल ऑरिफाइस कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे बच्चे? यूरेथ्रल ऑरिफाइस कहते हैं, ठीक है, याद रखना। अब एक और जबरदस्त चीज, जितने भी ये जितने भी असेसरी डक्ट है, इसमें से सिंगल कौन है? हमारा यूरेथ्रा ही है बच्चों। सिंगल कौन है बेचारा? यूरेथ्रा है। बाकी के बाकी सब जोड़ियों में मौजूद है, ठीक है, अच्छे से याद रखना है। एपिडिडाइमिस भी 2 है, रेटिटेस्टिस भी 2 है, वास एफरेंस भी 2 है, अलग अलग टेस्टिस के, लेकिन बेचारा सिंगल कौन है? हमारा यूरेथ्रा है, ठीक है। यूरेथ्रा डबल ओपनिंग में नहीं होता है बच्चों, एक सिंगल पाइपलाइन होती है। बहुत बहुत अच्छे से समझ लो मेरे बच्चों, ठीक है, बहुत अच्छे से समझो, ठीक है। अब यहां तक तो शायद आप लोग को समझ में आ गया रहेगा। अब हम क्या कर सकते हैं? असेसरी ग्लैंड्स या फिर सिंपल सेक्सुअल ग्लैंड्स ऑफ ह्यूमन मेल देख लेते हैं, ठीक है। असेसरी ग्लैंड्स। अब ग्लैंड्स देखते भाई, कितने ग्लैंड्स, अरे कितने ग्लैंड्स थे बे। ग्लैंड्स ऑफ ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो सबसे पहले याद रखो सेमाइनल वेसिकल, है ना, सेमाइनल वेसिकल। उसके बाद याद रखना है बच्चों प्रोस्टेट, प्रोस्टेट ग्लैंड याद रखनी है। फिर मैं बोलूंगा उसके बाद देखो काउपर्स ग्लैंड याद रखनी है। कौन सी ग्लैंड याद रखनी है? काउपर्स ग्लैंड भी याद रखनी है, ठीक है। देखो मैं इसे अलग अलग लिख देते हैं इसको, मतलब अच्छे से एकदम। देखो प्रोस्टेट, और याद रखना है आप लोगों ने काउपर्स ग्लैंड, काउपर्स ग्लैंड, ठीक है। प्रोस्टेट, काउपर्स ग्लैंड और सेमाइनल वेसिकल, ये 3 ग्लैंड्स आप लोग ने बच्चों याद रखना है। क्या याद रखना है? ये 3 ग्लैंड्स। अब इसमें से जो सेमाइनल वेसिकल है ना बच्चों, ये 60% ऑफ सीमेन प्रोड्यूस करती है। यही चीजें छोटी छोटी जो हैं, ये आप लोग ने याद रखना है। फिर इसका जो सिक्रीशन होता है ये अल्कलाइन होता है, ठीक है। ये जो सिक्रीशन होता है कैसा होता है? अल्कलाइन, अल्कलाइन सिक्रीशन है कि नहीं? ये सिक्रीशन होता है अल्कलाइन। फिर अल्कलाइन सिक्रीशन बहुत अच्छे से याद रखो। इसके अंदर कुछ मटेरियल होता है बच्चों, जैसे फ्रुक्टोज, फिर उसके बाद में फाइब्रिनोजन और प्रोस्टाग्लैंडिन्स। क्या 3 मटेरियल होते हैं इसमें? क्या क्या होता है बच्चों? फ्रुक्टोज, है ना, फ्रुक्टोज, फिर फाइब्रिनोजन, फाइब्रिनोजेन, उसके बाद में होता है प्रोस्टाग्लैंडिन, प्रोस्टाग्लैंडिन्स। याद रखना बच्चों इसका काम क्या है ये तीनों का। फ्रुक्टोज देवे एनर्जी, फाइब्रिनोजन कर देंगे क्लॉट, सीमेन को मतलब ऐसे लिक्विफाई नहीं होने देंगे, और जो प्रोस्टाग्लैंडिन्स है ये वेजाइनल ट्रैक्ट का रिवर्स पेरिस्टाल्सिस चालू कर देते हैं। क्या बोल रहा हूं मैं? रिवर्स पेरिस्टाल्सिस। अब रिवर्स पेरिस्टाल्सिस से क्या होता है बच्चों? जो स्पर्म, मतलब पेरिस्टाल्सिस आउट ऑफ द बॉडी होता है हमेशा, लेकिन रिवर्स पेरिस्टाल्सिस से स्पर्म और ऊपर चढ़ना स्टार्ट कर देंगे यूटेरस के तरफ, फीमेल बॉडी में, ठीक है। ये याद रखना है आप लोग ने, ठीक है। फिर उसके बाद सिंपल सी इन तीनों के फंक्शन अगर आपको समझ में आ गए रहेंगे तो फिर हम क्या करते हैं? अपने प्रोस्टेट ग्लैंड के पास चले जाते हैं। अब याद रखो ये लार्ज होती है, सिंगल होती है, ठीक है। सबसे पहले लार्ज होती है, सिंगल होती है, और इसमें 200 से ले इसमें क्या होते हैं? कम से कम 20 से लेके 30 लोब्स होते हैं, ठीक है। 20 से 30 लोब्स इसमें होते हैं, ठीक है, 20 to 30 लोब्स। उसके बाद 30% वॉल्यूम जो है सीमेन का प्रोस्टाग्लैंडिन से आ रहा है, ठीक है। 30% वॉल्यूम, है ना। कितना परसेंट मेरे बच्चों? 30% वॉल्यूम जो है यहां से आ रहा है। इसमें क्या होता है? सिट्रिक एसिड होता है, फिर मैं बोलूंगा एसिड फॉस्फेटेस जैसे एंजाइम्स होते हैं, और अलग अलग एंजाइम्स भी होते हैं, ठीक है। अब एसिड फॉस्फेटेस का काम क्या है? एसिड फॉस्फेटेस वेजाइना के अलग जो एसिडिक एनवायरनमेंट होता है उससे हमारे स्पर्म्स की रक्षा करता है। तो इसमें क्या क्या चीजें होती है बच्चों? सिट्रिक एसिड,
सिट्रिक एसिड, एसिड फॉस्फेटेज, एसिड फॉस्फेटेज। क्या होता है इसमें? एसिड फॉस्फेटेज। ठीक है, सिट्रिक एसिड, ऐसी चीजें इनमें होती है, बहुत अच्छे से याद रखना है। एसिड फॉस्फेटेज का काम क्या है? देखो वजाइनल ट्रैक्ट क्या होता है बच्चों, ये होता है एसिडिक। क्या होता है? वजाइनल ट्रैक्ट होता है एसिडिक। अगर एसिड में स्पर्म्स चले जाएंगे तो स्पर्म क्या हो जाएगा? टाइटाई फिश हो जाएगी उसकी। तो स्पर्म्स की टाइटाई फिश ना हो, इसीलिए एसिड फॉस्फेटेस उसको ढाल बन के प्रोटेक्ट करता है और हमारा स्पर्म्स मस्त निकल जाता है अपनी जर्नी पर। ठीक है, 3 इडियट्स में सबने देखी होगी स्पर्म्स की जर्नी कैसे दौड़ते हैं जोर से, तो स्पर्म्स अपनी जर्नी पर निकल जाते हैं। यह आप लोग को बहुत अच्छे से याद रखना पड़ेगा बच्चों। ठीक है, यहां तक तो शायद आप लोग का हो गया। अब देखो ये जो फ्लूइड होता है ना, इसका जो पीएच होता है कैसा होता है? स्लाइटली, यहां लिख देंगे स्लाइटली एसिडिक। कैसा होता है बच्चों? स्लाइटली एसिडिक। इसी के फ्लूइड को हम प्रोस्टैटिक फ्लूइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं मेरे बच्चों? प्रोस्टैटिक फ्लूइड बोलते हैं। ठीक है, यहां तक तो शायद आप लोग को समझ में आ गया रहेगा। अब काउपर्स ग्लैंड देखो बच्चों, काउपर्स ग्लैंड सबसे पहले याद रखो जोड़ियों में होगी, पेयर्ड होगी। कैसी होगी भाई? पेयर्ड होगी, जोड़ी होगी इसके साथ में। फिर उसके बाद में यूरेथ्रा के आजू बाजू होते हैं, तो मतलब ऑन आइदर साइड ऑफ यूरेथ्रा, ऑन आइदर साइड ऑफ यूरेथ्रा। कहां पे होते हैं मेरे बच्चा? आइदर साइड ऑफ यूरेथ्रा, मतलब यूरेथ्रा के आजू बाजू, मतलब दोनों आजू बाजू रहते हैं। उसके बाद ये क्या करते हैं बच्चों? देखो सिंपली ये भी अल्कलाइन होते हैं और ये एक विस्कस म्यूकस वाला फ्लूइड सिक्रीट करते हैं, और इसकी वजह से लुब्रिकेशन होता है वेजाइनल ट्रैक्ट का, ताकि रफ मूवमेंट ना हो पीनस की वहां पे। ठीक है, तो ये क्या होते हैं? देखो अल्कलाइन होता है और इनका काम क्या होगा? लुब्रिकेट वजाइना। क्या करता है ये? लुब्रिकेट्स वेजाइना। ठीक है, यहां तक आपको शायद में भी समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे से। यहां तक शायद आपको समझ में आ गया होगा। तो बच्चों इसका भी स्क्रीनशॉट आप लोग निकाल सकते हो अपना। अब ग्लैंड्स भी खत्म हो चुका है। ठीक है, अब ये ग्लैंड्स प्रोड्यूस क्या करते हैं इसके ऊपर चर्चा करेंगे। अब ये ग्लैंड्स प्रोड्यूस क्या करते हैं बच्चों? देखो ये ग्लैंड्स प्रोड्यूस करते हैं सीमेन। क्या प्रोड्यूस करते हैं? ये ग्लैंड्स प्रोड्यूस करते हैं सीमेन। क्या प्रोड्यूस करते हैं बच्चों? सीमेन। तो व्हाट इज मीन्ड बाय सीमेन? आता है ना क्वेश्चन, सीमेन। याद रखना मेरे बच्चों, सीमेन क्या होता है? सबसे पहले सीमेन होता है व्हाइटिश फ्लूइड। क्या होता है ये? व्हाइटिश फ्लूइड। कैसा होता है ये एक व्हाइटिश फ्लूइड होता है। ठीक है, अल्कलाइन होता है। कैसा होता है? एल्कलाइन। मतलब इसका पीएच चेक करेंगे तो ये एल्कलाइन होगा, मतलब रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देगा। फिर ये गाढ़ा होता है, इसका मतलब क्या है बच्चों? गाढ़ा होता है इसका मतलब क्या है? गाढ़ा होता है मतलब ये विस्कस होता है। कैसा होता है? इट इज विस्कस। ठीक है, कैसा होता है? देखो एक एक शब्द मैं बता रहा हूं मैं। विस्कस होता है। फिर याद रखना एक इजैक्यूलेशन में क्या कितना सीक्रेट होगा? 2.5 से लेके 4 ml इन सिंगल इजैक्यूलेशन। कितने इजैक्यूलेशन में? सिंगल इजैक्यूलेशन में 2.5 से लेके कहां तक? 4 ml तक ये सीक्रेट होगा। बहुत अच्छे से याद रखो, कितना? सिंगल इजैक्यूलेशन में कितना? 2.5 से लेके 4 ml तक, एज पर योर बुक। ठीक है, ये वैरी कर सकती है चीज। उसके बाद मैं बोलूंगा इसमें 400 मिलियन स्पर्म्स होते हैं बच्चों। एक सिंगल इजैक्यूलेशन में कितने? 400 मिलियन स्पर्म्स, जो कि बहुत बड़ी अमाउंट होती है बच्चों। फिर याद रखने वाली बात ऐसी है, इसमें होते हैं कैल्शियम आयॉन्स। कौन से आयॉन होते हैं बच्चों इसमें? कैल्शियम आयॉन्स इसमें एग्जिस्ट करते हैं।
कौन से आयोन्स होते हैं? कैल्शियम आयोन्स। फिर इसके अंदर और क्या होता है? फ्रुक्टोज, है ना, फ्रुक्टोज। याद रखना ये फ्रुक्टोज बॉडी में कहीं पे भी नहीं मिलेगा, सिर्फ सीमेन में मिलता है। और अगर ड्यूरिंग द रेप केसेस ये फ्रुक्टोज किसी विक्टिम के वेजाइनल ट्रैक्ट में पाया जाता है तो रेप केस जो है ये पॉजिटिव है, ये एक इंडिकेशन है बच्चों, ठीक है, समझ रहा है? ये क्या है? एक इंडिकेशन है। उसके बाद मैं बोलूंगा, याद रखना, अब याद रखना ये जो कैल्शियम है ये पीएच बफर्स जैसे एक्ट करते हैं। मतलब ये कैल्शियम और बाइकार्बोनेट्स क्या करते हैं? वेजाइना की एसिडिटी को भी न्यूट्रलाइज करने का काम करते हैं। ये एक चीज याद रखना। और जो प्रोस्टाग्लैंडिन्स है ये एक्टिवेशन और रिवर्स पेरिस्टाल्सिस का काम करती है। तो यहां तक आप लोग को अगर समझ में आ गया तो बहुत बढ़िया, हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स हमने ये सब चीजें देख ली है और आगे आप क्या करने वाले बच्चों? स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म देखने वाले। क्या देखने वाले? स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। भाई स्पर्म है तो बहुत सारी प्रोसेस हो रही है ना, तो स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म देखेंगे। स्पर्म बनाने का सबसे सिंपल मैं बोलूंगा ना, एकदम मोस्ट सिंपल वे क्या करने का है बच्चों? ज्यादा कुछ नहीं, एक बड़ा सा गोल बनाओ, फिर एक डंडी सी बना दो, एक आइसक्रीम जैसी दिखनी चाहिए, ठीक है, और उसके बाद में ऐसे सांप की टेल बना दो, ठीक है कि नहीं? बहुत इजी स्पर्म बनाना। बस बच्चों आपको हर पार्ट्स के नाम याद होने चाहिए, ठीक है। देखो ये बन गया स्पर्म ह्यूमन का, कितना इजी है। एक गोल बनाओ, उसके नीचे छोटी डंडी बनाओ और फिर सांप की पूंछ बना दो। ये होता है बच्चों स्पर्म का स्ट्रक्चर। अब यहां पे मैं जो ग्रीन कलर बता रहा हूं बच्चों, ये दिख रहा है ना, ये ग्रीन कलर से जो मैं बता रहा हूं, ये ग्रीन कलर होता है बच्चों, ये इसका ये न्यूक्लियस है, ठीक है, लार्ज ओवल शेप्ड न्यूक्लियस। ये थोड़ा सा सर्कुलर दिख रहा है तो मैं इसको क्या करूंगा? ऐसे थोड़ा सा ओवल बना दूंगा, ठीक है। उसके बाद बच्चों देखो ब्लू कलर से एक चीज दिखेगी आपको यहां पे, ये बच्चों एक स्पेशल स्ट्रक्चर होता है जिसको हम बोलते हैं एक्रोजोम। क्या बोलते हैं मेरे बच्चों? एक्रोजोम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्रोजोम। अब यहां पे क्या होता है बच्चों? देखो जैसे ये लाइट पिंक कलर से आपको दिखेगा, ये जो है ये ऐसे स्पाइरली अरेंज क्या होते हैं बच्चों? माइटोकॉन्ड्रियाज होते हैं। क्या है ये? स्पाइरली अरेंज्ड माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। तो हमारा जो स्पर्म है ना, सिंपली स्पर्म जो होता है बच्चों, ये कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है? सबसे पहले तो ये देख लो, अभी ये है हमारा हेड। क्या है हमारा? मीन स्पर्म का हेड है, ओके, हमारा हेड नहीं है बच्चों, ठीक है। ये है स्पर्म का हेड, ये है उसका न्यूक्लियस, देखो ये है न्यूक्लियस। क्या है बच्चों? न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस में क्या होता होगा? न्यूक्लियस में होता है डीएनए। क्या होता है बच्चों? न्यूक्लियस में होता है डीएनए। अब यहां एक चीज याद रखो, यहां पे पिंक कलर की एक मैं छोटी सी बॉडी बना रहा हूं, देखो दिख रहा होगा शायद आपको, इसको हम सेंट्रियोल बोलते हैं। अब हमारे स्पर्म के पास ऐसे 2 सेंट्रियोल होते हैं बच्चों। कितने? 2 सेंट्रियोल्स होते हैं। सेंट्रियोल बच्चों ये वो पार्ट होता है जो सेल डिविजन्स में हेल्प करता है, स्पिंडल प्रोटीन्स बनाने में हेल्प करता है। अगर आपने सेल साइकिल वगैरह बहुत अच्छे से देखी हो तो ये वो ही होता है। मतलब इसका काम क्या होता है? ये क्या होता है? ये सिंपल सेल डिवीजन करने में बहुत ज़्यादा आपकी मदद करेंगे, ठीक है, आपकी मतलब उस पर्टिकुलर सेल की। फिर उसके बाद ये देखो, ये क्या है बच्चों? ये है टेल। क्या है? पूंछड़ है, पूंछ बोलेंगे इसको, टेल। क्या है बच्चों? टेल। फिर उसके बाद में बच्चों ये है मिडल पीस। क्या है? मिडल, देखो मिडल पीस, ओके। इसके अंदर है बच्चों एक स्पाइरल माइटोकॉन्ड्रिया, स्पाइरली अरेंज्ड, देखो स्पाइरली अरेंज्ड माइटोकॉन्ड्रिया, है ना। क्या है मेरे बच्चों?
स्पाइरली अरेंज्ड माइटोकॉन्ड्रिया। फिर ये दिख रहा है ना पिंक कलर की चीज, ये है अपना प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल। क्या है? प्रॉक्सिमल, देखो प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल है ना, प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल। और ये जो दिख रहा है ना बच्चों, ये वाला, ये है डिस्टल सेंट्रियोल। ठीक है, ऐसे दो सेंट्रियोल होते हैं, डिस्टल सेंट्रियोल। ओके, इसमें से एक सेंट्रियोल क्या करेगा, जो एक सेंट्रियोल जो है, सिंपली अगर मैं बोलूं तो ये क्या करेगा, अपना जो सेल डिवीजन है मेटाफेज का जो अरेस्ट हो गया रहता है उसको मतलब रिज्यूम करने में हेल्प करेगा। अब ये क्या होता है सर, कैसा होता है, तो उसका टेंशन मतलब आगे हम लोग देखने ही वाले हैं पूरा। तो सबसे पहले एक और पार्ट हमारा रहता है जिसको हम बोलते हैं एक्रोजोम। क्या बोलते हैं? एक्रोजोम। एक्रोजोम है ना, ये एक स्ट्रक्चर होता है बच्चों स्पर्म का। ठीक है, अब इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं कि कैसा होता है। 3 पार्ट्स होते हैं, राइट। स्पर्म में इन ऑल कितने पार्ट्स होते हैं? देखो यहां मैं लिख देता हूं स्पर्म। स्पर्म का स्ट्रक्चर हम लोग अब डिस्क्राइब कर रहे हैं बच्चों। ठीक है, डिस्क्राइब कर रहे हैं। तो स्पर्म देखो बच्चों 3 पार्ट्स होते हैं। कितने पार्ट्स होते हैं इसके? 3 पार्ट्स। कितने होते हैं मेरे बच्चे? 3 पार्ट्स होते हैं। उसमें पहला वाला होता है भाई हेड। क्या होता है? हेड होता है, मतलब सिर। सर होता है ना, हेड मतलब सर को बोलते हैं। फिर उसके बाद में होता है मिडल पीस। क्या है? मिडल पीस। मिडल जो बीच में आता है वो टुकड़ा, PIECE, मिडल पीस। और लास्ट में आती है बच्चों टेल, है ना, पूंछ आती है। स्पर्म मोटाइल होता है ना बच्चों, मोटाइल होता है ना स्पर्म, तो स्पर्म को मूव करना बहुत जरूरी है कि नहीं? स्पर्म को मूव करना जरूरी होता है, इसीलिए उसको टेल होती है। और ये टेल स्पर्म का लोकोमोटरी ऑर्गन होता है बच्चों। क्या होता है? लोकोमोटरी ऑर्गन। अब याद रखना है बच्चों आप लोग ने कि यहां पे हेड जो है इसके पास क्या क्या चीजें होती हैं। तो हेड क्या होता है बच्चों इसके पास? सबसे पहले लार्ज ओवल न्यूक्लियस। क्या होता है? लार्ज ओवल न्यूक्लियस। उसके बाद में होता है इसके पास एक्रोजोम इज प्रेजेंट, है ना, एक्रोजोम इज प्रेजेंट। ओके, एक्रोजोम इज प्रेजेंट इन हेड। ऑल्सो सेंट्रियोल्स आर प्रेजेंट। लेकिन पहले हम ये देखते हैं कि एक्रोजोम का क्या काम होता है। अब ऊपर से एक और बात याद रख लो बच्चों, ये जो एक्रोजोम है ये गोल्जी बॉडी बनाती है। कौन बनाती है बच्चों? गोल्जी बॉडी बनाती है। एक्रोजोम कौन बनाता है? गोल्जी बॉडी। और उसके बाद एक्रोजोम में एक हाइड्रोलिटिक एंजाइम होता है और प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स भी होते हैं, जिसको हम बोलते हैं फर्स्ट हाइलुरोनिडेज, और प्रोटियोलिटिक में सेकेंड जोनालाइसिन, और लास्ट में कोरोना रेडिएटा को पेनिट्रेट करने के लिए भी कुछ एंजाइम होते हैं। अब सर ये कोरोना रेडिएटा क्या है? हमने तो एक ही कोरोना सुना है। तो भाई टेंशन मत लो, कोरोना गो वो वाला नहीं है। हम लोग जो कोरोना रेडिएटा की बात करेंगे वो हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ ग्राफियन फॉलिकल्स में देखने वाले हैं। ठीक है, अच्छे से ध्यान रखना। एक्रोजोम, अब देखो एक्रोजोम, एक्रोजोम यहां लिख देता हूं मैं, एक्रोजोम ये किससे बना है मेरे बच्चे? फॉर्म्ड बाय किससे? गोल्जी। देखो गोल्जी बॉडीज, है ना, दीज आर फॉर्म्ड बाय गोल्जी बॉडीज, है कि नहीं? दीज आर फॉर्म्ड बाय गोल्जी बॉडीज। और उसके बाद ये कौन से 2-3 एंजाइम्स कैरी करते हैं? एंजाइम्स इसमें कौन से होते हैं? एक्रोजोम लिख देता हूं मैं यहां पे, देखो एकदम शॉर्ट में लिख रहा हूं। एक्रोजोम में क्या होते हैं? एंजाइम्स। ओके, अब ये कौन से एंजाइम्स है बच्चा? एंजाइम्स में फर्स्ट याद रखो, पेन बदल देंगे हम लोग। सबसे पहले याद रखना है कौन सा? नंबर 1 कौन सा वाला भाई? हाइलुरोनिडेज। क्या? हाइलुरोनिडेज। ठीक है, ये हाइलुरोनिक एसिड को तोड़ेगा। अब ये हाइलुरोनिक एसिड कहां होता है? ये ओवम में होता है। ठीक है, और ओवम के हाइलुरोनिक एसिड को तोड़ने के लिए एक्रोजोम के पास हाइलुरोनिडेज होता है। कौन सा एंजाइम होता है?
हाइलुरोनिडेज होता है, ठीक है। उसके बाद भाई, उसके बाद क्या, सेकेंड, अरे भैया जोनालाइसिन, क्या, जोनालाइसिन, है ना। ये प्रोटियोलिटिक एंजाइम होता है बच्चों, क्या, प्रोटियोलिटिक एंजाइम, मतलब प्रोटीन को ब्रेक करने वाला एंजाइम, ठीक है। तो हाइलुरोनिडेज कैसा, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, जोनालाइसिन कैसे, प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स, ठीक है। ये याद रखना है आप लोग ने, ठीक है, अच्छे से याद रखो। लेकिन तो मैं यहां पे क्या अगर मेंशन कर देता हूं भाई, ये होता है हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होता है, और ये कैसा होता है बच्चों, देखो प्रोटियोलाइटिक, ओके। ये एंजाइम्स होता है, प्लस ऐसे एंजाइम्स जो कोरोना रेडिएटा को भी तोड़ सकते हैं, ऐसे एंजाइम्स होते हैं हमारे स्पर्म के हेड में, उसमें भी एक्रोसोम्स में, कहां पे, एक्रोसोम्स पे, ठीक है। उसके बाद मैं बोलूंगा बच्चों मिडल पीस, अभी नेक भी एक है यहां पे। अब नेक जो है मोस्टली कहां पे एग्जिस्ट करती है, देखो यहां पे एक ऐड कर देंगे हम लोग नेक, वैसे हेड के पास ही एग्जिस्ट करती है ये, ठीक है। तो एक और ऐड करते हैं हम लोग इसमें, नेक। अब नेक में क्या होता है, ज्यादा याद नहीं रखना है बच्चों, अभी मिडल पीस में हमारे माइटोकॉन्ड्रिया होगा, क्या होगा, माइटोकॉन्ड्रिया। मिडल पीस में क्या होगा भाई, माइटोकॉन्ड्रिया, ओके। मिडल पीस में होगा माइटोकॉन्ड्रिया, और दैट टू स्पाइरली अरेंज, ये याद रखना है, स्पाइरल वर्ड याद रखना है। नेक में होते हैं बच्चों सेंट्रियोल्स आर प्रेजेंट, क्या होता है, सेंट्रियोल्स आर प्रेजेंट, ओके, सेंट्रियोल्स आर प्रेजेंट। और हमारे टेल में, टेल क्या होती है भाई, टेल का एक ही काम होता है, विप्लैश मूवमेंट करना, क्या करना, विप्लैश मूवमेंट करना। अब एक बात याद रखो, माइटोकॉन्ड्रिया में 10 से लेके 14 माइटोकॉन्ड्रियाज अरेंज होते हैं स्पाइरल राउंड में, ठीक है, स्पाइरल ही होते हैं, इसीलिए इसको नेबेनकर्न भी बोला जाता है, क्या बोला जाता है, नेबेनकर्न बोला जाता है, ठीक है। और जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये एनर्जी प्रोविजन का काम करता है, किसको एनर्जी देगा भाई, दौड़ते हुए स्पर्म्स को, मतलब स्विम करते हुए स्पर्म्स को। उसके बाद जो टेल होती है बच्चों, ये लॉन्ग होती है, स्लेंडर होती है, कैसी होती है, याद रखना भाई, लॉन्ग स्लेंडर, है ना, कैसी होती भाई, लॉन्ग स्लेंडर। दो एक एक वर्ड में देखने वाले बच्चों, लॉन्ग स्लेंडर होती है, इसमें भी साइटोप्लाज्म होता है, साइटोप्लाज्म होता है। और एक्सियल फिलामेंट्स जो है ये इसके डिस्टल सेंट्रियोल से निकलते हैं, ठीक है, फॉर्म्ड बाय एक्सियल फिलामेंट, किससे बनी रहती, मेड बाय या फॉर्म्ड बाय, मेड ऑफ, ऐसे लिखेंगे, मेड ऑफ एक्सियल फिलामेंट, ओके। और ये जो एक्सियल फिलामेंट है ना बच्चा, ये निकलता है कहां से, डिस्टल सेंट्रियोल से। जैसे मैं बोला यहां पे सेंट्रियोल दो टाइप्स के होते हैं ना, पिछले बार ही लिखा दिया था, प्रॉक्सिमल, देखो प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल, ये दो टाइप के सेंट्रियोल्स होते हैं बच्चों, प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल। और याद रखना ये बात कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल और डिस्टल सेंट्रियोल, सेंट्रियोल का काम क्या होता है, सेल डिवीजन में हेल्प करना, ठीक है, क्या होता है, सेल डिवीजन में हेल्प करना, ठीक है। और याद रखना बच्चों ये क्या होती है, ये लोकोमोटरी ऑर्गन होती है, क्या होती है, ये लोकोमोटरी पार्ट होता है। अब अपने टेक्स्ट बुक के हिसाब से एक सेंटेंस, द पार्ट विदाउट प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज कॉल्ड एज एंड पीस, क्या बोल रहे हैं, एंड पीस। अब इसमें भी मतलब टेल में दो पीसेस होते हैं, एक होता है मेन पीस, एक होता है एंड पीस। अब जहां तक साइटोप्लाज्म जा रहा है वहां तक होता है मेन पीस, और जहां साइटोप्लाज्म नहीं है वो होता है टेल पीस, ठीक है। ये अच्छे से इसका क्या करना है बच्चों, स्क्रीनशॉट ले लेना है एकदम शॉर्ट में। ये देखो ये हमारा डायग्राम था स्पर्म का, और ये उसका डिस्क्रिप्शन है। अब बढ़ते हैं आगे, जो कि हम लोग पूरा का पूरा मेन रिप्रोडक्टिव सिस्टम खत्म कर चुके हैं, लेकिन इसमें एक चीज शेष है बच्चों, जो कि है स्पर्मेटोजेनेसिस। क्या है, स्पर्मेटोजेनेसिस। अब देखते हैं बच्चों स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होता है, ठीक है, स्पर्मेटोजेनेसिस देखेंगे। तो हमारा न्यू टॉपिक क्या है बच्चों,
जोमैटो नहीं बच्चों, स्पर्मेटो है जेनेसिस। क्या है? स्पर्मेटोजेनेसिस, है ना। देखो ज्यादा दिन नहीं है, लेकिन स्टिल हम में से बहुत सारे बच्चे परेशान है कि सर हम लोग टेंशन में है, टेंशन में है। बच्चों टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, टेंशन लेने से किसी का भला नहीं होने वाला, ठीक है। अच्छे से याद रखो। अब याद रखना है हम लोग ने कि स्पर्मेटोजेनेसिस एक्चुअली में होता कैसे है। तो सबसे पहले प्राइमोर्डियल सेल्स जो होते हैं ना बच्चों, देखो यहाँ पे मैं लिख कर बता देता हूँ। ये मान लो ये एक येलो कलर का सेल है, ये क्या है? ये एक प्राइमोर्डियल सेल है। इसका होगा माइटोसिस। क्या होगा? इसका होगा माइटोसिस, और बहुत सारे सेल्स तैयार हो जाएंगे। देखो सिंपल छोटे पेन से बनाएंगे अपन, थोड़ा सा मतलब दिखना भी चाहिए। देखो अभी ये हमारा प्राइमोर्डियल फॉलिकल है या प्राइमोर्डियल सेल है, ठीक है। इसका क्या होगा बच्चों? सबसे पहले पहला माइटोसिस होगा। तो इससे क्या तैयार होगा? ये 2 सेल्स तैयार होंगे। कितने सेल्स तैयार होंगे? 2 सेल्स तैयार होंगे। अब इन 2 सेल्स का क्या होगा बच्चों? और माइटोसिस होगा। एक सेकेंड में क्या करता हूं, इसको दो इसमें डिवाइड कर देता हूं, ठीक है। अब देखो ये एक सेल, अब इसका डिवीजन होगा बच्चों 2 सेल्स में, और ये जो 2 सेल्स में डिवाइड हो रहा है ये भी माइटोसिस है बच्चों। तो ये जो हमारा फर्स्ट सेल है उसको हमने क्या बोला? उसको हमने कहा क्या? प्राइमोर्डियल सेल्स। क्या बोला? प्राइमोर्डियल सेल्स। अब जो इससे बहुत सारे जो सेल्स तैयार होंगे इसके माइटोसिस की वजह से, देखो दिख रहा है ना, इसके माइटोसिस की वजह से मान लेते 2 माइटोसिस हमने कराए, और उसके वजह से कितने? 4 सेल्स तैयार हो गए। इनके मैं कलर्स चेंज कर देता हूं ताकि आपको बहुत सारी चीजें आइसोलेट हो जाएंगे, ठीक है। अब देखो ये 1 2 ये 3 और ये 4 है ना। तो ये क्या था बच्चों हमारा? ये जो है ये वाला सेल, ये है प्राइमोर्डियल सेल्स। क्या है ये? प्राइमोर्डियल। देखो ये क्या है बच्चों? प्राइमोर्डियल सेल। और ये क्या है हमारे ग्रीन कलर के? स्पर्मेटोगोनिया। क्या है बच्चों? स्पर्मेटोगोनिया। ओके। अब इनकी प्लॉइडी लेवल पे क्वेश्चन आता है बच्चों, तो ये भी 2n है, 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 2n 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 चलता जा रहा है बच्चों, ठीक है। ये याद रखना है। अब ये जो स्पर्मेटोगोनिया है, इस फेज को बोला जाता है मल्टीप्लिकेशन फेज, है ना। क्या बोला जाएगा? मल्टीप्लिकेशन फेज। क्योंकि देखो यहां पे सेल क्या कर रहे हैं? नंबर में बढ़ जा रहे हैं बच्चों, ठीक है। अपन जब डिस्क्रिप्शन देखेंगे तो उसमें समझ में आ जाएगा। तो ये क्या है? मल्टीप्लिकेशन फेज। कौन सा फेज है? मल्टीप्लिकेशन फेज। अगला फेज होता है बच्चों ग्रोथ फेज। कौन सा फेज होता है? ग्रोथ फेज। अब ग्रोथ फेज में क्या होता है पता है क्या? ये 4 में से जो सेल्स है ये पूरे के पूरे क्या हो जाएंगे? ग्रो कर जाएंगे। ग्रो कर जाएंगे मतलब यहां पे क्या होने वाला है? सिंपल, अगर ये ग्रो कर रहे हैं मतलब इनकी साइज बढ़ जाएगी, साइटोप्लाज्म बढ़ जाएगा, फूड वगैरह ये ज्यादा एब्जॉर्ब कर लेंगे। तो चलो मान लेते हैं मैं एक ही सेल ले लेता हूं, ठीक है। एक नॉर्मल सा सेल था जो हमने वहां पे बनाया था जो कि 2n है। ये क्या हो जा रहा है बच्चों? अभी यहाँ पे साइज में ये बड़ा हो गया। देखो दिख रहा होगा शायद आपको, ये ऐसे बड़ा हो गया। ओके, इसको थोड़ा सा आइसोलेट करने के लिए मैं ऐसे बीच में शेड कर देता हूं, ठीक है। अब देखो बच्चों ये क्या हो गया? अब साइज में बड़ा हो गया, रेडी फॉर सेल डिवीजन, ठीक है। सेल डिवीजन के लिए अब ये रेडी है। अब देखो बच्चों यहां पे जो तैयार होगा, अभी यहां पे आगे मूव करते हैं अपन लोग। अब ये मियोसिस 1 से गुजरेगा। किससे गुजरेगा? मियोसिस 1। तो देखो यहां पे क्या हो गया? 2 सेल्स तैयार हो गए। दिख रहा है क्या? ये मियोसिस 1 के रिजल्ट्स हैं। और ये मियोसिस 1 मियोसिस 2 से जब गुजरेगा तो और 2 सेल्स तैयार हो जाएंगे। देखो दिख रहा होगा शायद आपको, 1 2। इसको अपन क्या करते हैं? अलग कलर दे देते हैं, ठीक है। तो इसको कलर देते हैं पर्पल इस टाइप। तो देखो ये हमारे मेन सेल्स है जो आगे चल के क्या होने वाले हैं बच्चों?
ये आगे, ये सेल्स आगे चल के स्पर्म्स में कन्वर्ट होने वाले हैं। देखो दिख रहा होगा आपको, ये मेन सेल्स है हमारे। तो देखो एक स्पर्मेटोगोनिया से कितने सेल्स तैयार हुए? 4 सेल्स तैयार हुए बच्चों। कितने? 4 सेल्स तैयार हुए। तो सबसे पहले स्पर्मेटोगोनिया हमने कहां तक कहा? जब तक ये हैप्लॉइड था। अब हैप्लॉइड सेल का, सॉरी डिप्लॉइड था। अब डिप्लॉइड सेल का देखो यहां क्या हो गया बच्चों? ग्रोथ हो गया। तो इसको बोला गया प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। क्या बोला गया? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। ओके। जब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट का फर्स्ट माइटोसिस होता है, सॉरी फर्स्ट मियोसिस होता है, नॉट माइटोसिस, मियोसिस। इसका क्या हो गया बच्चों? अभी फर्स्ट मियोसिस हुआ। क्या हुआ? फर्स्ट मियोसिस हुआ। वापस मैं एक बार समझाऊंगा, टेंशन मत लो। इसका हुआ फर्स्ट मियोसिस, और फर्स्ट मियोसिस होने के बाद ये कन्वर्ट हो गया सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में। दिख रहा है ना, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, है ना, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। ठीक है। अब सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स आगे चल के किस में कन्वर्ट हो जाते हैं बच्चों? जो मियोसिस 2 के बाद, देखो यहां पे M2 लिख देता हूं मैं, मियोसिस 2, उसके बाद ये कन्वर्ट हो जा रहे हैं। इनको क्या बोलूंगा मैं? चारों को, इनको चारों को मैं बोलूंगा स्पर्मेटिड्स। क्या बोलूंगा? स्पर्मेटिड्स, है ना, इसको कहूंगा मैं स्पर्मेटिड्स। अब यही स्पर्मेटिड्स जब मैच्योरेशन फेज से गुजरते हैं तब हमको वो स्पर्म लाइक स्ट्रक्चर मिलता है। कैसे वाला? स्पर्म लाइक स्ट्रक्चर। देखो यहां पे मैं लिख देता हूं ऐसे। अब देखो हमने कितने बनाए थे भाई? ये 4 सेल्स बनाए थे ना पर्पल कलर के। 1 2 3 और ये 4 पर्पल सेल्स थे ना हमारे, 4। अब देखो ये क्या है? ये सब कैसे हैं? ये सब हैप्लॉइड है बच्चों। कैसे है? ये हैप्लॉइड सेल्स है, क्योंकि इनका अब मियोसिस हो चुका है। तो हर मियोसिस से, मैच्योरेशन के बाद एक प्रोसेस से ये स्पर्म्स गुजरते हैं, जिसको हम बोलते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। क्या बोलते हैं? स्पर्मियोजेनेसिस। जहां पे स्पर्म को उसकी मतलब बोलते नहीं क्या, उसका प्रॉपर बेसिक स्ट्रक्चर मिलता है। तो देखो ये दिख रहा होगा शायद आपको, मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूं यहां पे। देखो दिख रहा है कि ये ऐसा वाला स्ट्रक्चर बोल रहा हूं मैं। ठीक है। और ये है उसकी टेल। देखो दिख रहा है क्या? ये है हमारे नॉर्मल से स्पर्म्स, ह्यूमंस के। ठीक है। नॉर्मली बना देंगे ताकि अपना ज्यादा टाइम कंज्यूम नहीं होगा बच्चों। ज्यादा शेडिंग करने को गए ना तो बहुत टाइम कंज्यूम हो जाता है। ठीक है। और ये है हमारे नेचुरल स्पर्म्स। नेचुरल मतलब आर्टिफिशियल भी रहते क्या सर? नहीं रहते बच्चों, आर्टिफिशियल नहीं रहते हैं। ठीक है। ये है नेचुरल, नॉर्मल से स्पर्म्स अपने। ठीक है। और ऐसे पूरा का पूरा प्रोसेस कंप्लीट होता है। अब देखो यहां पे हम लिखने का काम करते हैं कि भाई स्पर्म्स एक्चुअली होते कैसे, मतलब स्पर्मेटोजेनेसिस होता कैसे। तो यहां क्या करेंगे हम लोग? एक अपना वही क्लासिक सर्कल बना लेंगे, स्पर्मेटोजेनेसिस। देखो बच्चों कितने स्टेप्स? 3 देखे ना जस्ट अभी अपन ने। स्पर्मेटोजेनेसिस के कितने स्टेप्स? 3 देखे भाई, है कि नहीं? तो सबसे पहली स्टेप कौन सी देखी? ए। कौन सा? मल्टीप्लीकेशन, है ना, मल्टीप्लीकेशन। कौन सा फेज है बच्चा? मल्टीप्लीकेशन फेज। ठीक है। सेकंड है मेरा ग्रोथ फेज, है ना, GROWTH। बी वाला स्टेप कौन सा है? ग्रोथ फेज। और लास्ट का सी वाला कौन सा है? मैच्योरेशन। मैच्योरेशन, है ना। अब देखो यहां पे क्या हो रहा है, एक एक करके हम लोग पूरे डिस्कस करते हैं अभी। यहां क्या होगा बच्चों? देखो सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन फेज में क्या होगा? जो अपना प्राइमोर्डियल सेल्स है इनका माइटोसिस होगा। ठीक है। प्राइमोर्डियल सेल अंडरगोज माइटोसिस। प्राइमोर्डियल सेल्स undergoes
माइटोसिस, है ना। अब इस वजह से क्या बनेगा मेरे बच्चों, जैसे माइटोसिस हो गया तो उससे बनेगा प्राइमरी स्पर्मेटोगोनिया। क्या बनेगा उससे? स्पर्मेटोगोनिया। स्पर्मेटोगोनिया आर फॉर्म्ड, स्पर्मेटोगोनिया फॉर्म्स, है ना। स्पर्मेटोगोनिया बना। स्पर्मेटोगोनिया देखो, स्पर्मेटोगोनिया है नहीं बोल रहा। स्पर्मेटोगोनिया जो है ये डिप्लॉयड होते हैं। कैसे होते हैं बच्चों? डिप्लॉयड होते हैं, ठीक है। स्पर्मेटोगोनिया इज डिप्लॉयड सेल। अब ये जो स्पर्मेटोगोनिया है, स्पर्मेटोगोनिया अंडरगोज ग्रोथ या फिर एब्जॉर्ब्स न्यूट्रिएंट्स, ऐसा बोल सकते हैं। स्पर्मेटोगोनिया एब्जॉर्ब्स, एबीएस लिख देता हूं मैं, न्यूट्रिएंट्स। क्या एब्जॉर्ब कर रहे हैं बच्चों? न्यूट्रिएंट्स, है ना। एक्सक्यूज मी। इट्स साइज इंक्रीजेस, ग्रोथ हो रहा है ना बच्चों, तो ग्रोथ अपने को बताना पड़ेगा ना, ठीक है। इट्स साइज इंक्रीजेस। नाउ इट इज कॉल्ड, क्या बोलेंगे इसको? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। क्या बोलेंगे बच्चों? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, ओके, स्पर्मेटोसाइट, ठीक है। ये बहुत अच्छे से समझने वाला है बच्चों, टेंशन मतलब इसके बाद में फ्लो चार्ट के फॉर्म में बताने वाला हूं इस चीज को, ठीक है। अब देखो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। अब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट को मैं ऐसा लिख देता हूं, 1 डिग्री स्पर्मेटोसाइट अंडरगोज मियोसिस 1, है ना, मियोसिस 1। इसकी वजह से क्या बनता है बच्चों? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट इज फॉर्म्ड। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट इज फॉर्म्ड, है ना। ये हो रहा है, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बन रहा है, ठीक है। अब सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट जो है ये किस में कन्वर्ट हो जाता है? स्पर्मेटिड्स में, बाय सेकेंड मियोसिस, ओके। नाउ सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, देखो मैं सेकेंडरी एसपी लिख देता हूं, अंडरगोज मियोसिस 2, M2 लिख देता हूं मैं, मियोसिस 2। क्या बनेगा बच्चों? स्पर्मेटिड इज फॉर्म। देखो स्पर्मेटिड इज फॉर्म्ड। क्या बन रहा है बच्चा? स्पर्मेटिड बन रहा है, ठीक है। स्पर्मेटिड इज फॉर्म्ड। इसके बाद क्या हो रहा है? सिंपल सी बात है। अब ये जो स्पर्मेटिड्स हैं, ठीक है, स्पर्मेटिड्स, इनका एक प्रोसेस होता है जिसको हम बोलेंगे स्पर्मियोजेनेसिस। तो ठीक है, तो ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, स्पर्मेटिड्स ये किस में कन्वर्ट हो जाते हैं बच्चों? स्पर्मेटोजोआ, जो कि मैच्योर स्पर्म्स रहेंगे, और इस प्रोसेस को बोलेंगे स्पर्मियोजेनेसिस। क्या बोलेंगे? स्पर्मियोजेनेसिस, जहां पे स्पर्म्स जो है ना बच्चों ये मैच्योर हो जाता है। और इसका क्या करो बच्चों, आप लोग स्क्रीनशॉट लो, जब तक मैं पानी पी लेता हूं मस्त एकदम, क्योंकि पानी पीना सेहत के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब इसका देखो बच्चों, सिंपल सी बात है, इसका क्या करने वाले हम लोग? हाँ, इसका हम लोग करने वाले हैं सिंपल, अब फ्लोचार्ट फॉर्म में इसको सीखने की कोशिश करेंगे। किसके फॉर्म में? फ्लोचार्ट फॉर्म में हम इसको सीखेंगे बच्चों, ठीक है। अब अच्छे से देखना, एकदम अच्छे से, ठीक है। अब फ्लोचार्ट फॉर्म में देखो क्या होता है। सबसे पहले हमारे प्राइमोर्डियल सेल थे। क्या है बच्चा? प्राइमोर्डियल सेल है। क्या है भाई? लिख देता हूं मैं यहां पे, प्राइमोर्डियल सेल्स। बच्चों यहां पे ही मैं क्या करूंगा, इसके आगे इसकी प्लॉइडी लिख दूंगा, ठीक है। प्राइमोर्डियल सेल्स हैं। अब ये प्राइमोर्डियल सेल्स बच्चों क्या होता है इनका? भाई कुछ नहीं होता है, मंजूर खुदा होता है। सिंपल भाई, क्या होने वाला है? प्राइमोर्डियल सेल्स किस में कन्वर्ट होंगे मेरे बच्चे? प्राइमोर्डियल सेल्स कन्वर्ट हो जाते हैं किसमें? स्पर्मेटोगोनिया में, बाय माइटोसिस।
ठीक है, स्पर्मैटोगोनिया है ना, स्पर्मैटोगोनिया। अब स्पर्मैटोगोनिया इसका क्या होता है बच्चों, ग्रोथ होता है तैयार प्राइमरी, देखो प्राइमरी स्पर्मैटोसाइट, ओके, प्राइमरी स्पर्मैटोसाइट। अब प्राइमरी स्पर्मैटोसाइट का क्या होता है मेरे बच्चों, प्राइमरी स्पर्मैटोसाइट का होता है फर्स्ट मायोसिस। क्या होता है, फर्स्ट मियोसिस तैयार होता है भाई। सेकेंडरी, देखो सेकेंडरी स्पर्मैटोसाइट, स्पर्मैटोसाइट क्या तैयार होता है, सेकेंडरी स्पर्मैटोसाइट। सेकेंडरी स्पर्मैटोसाइट जो है मेरे बच्चों, इनका होता है, देखो अभी प्राइमरी स्पर्मैटोसाइट का फर्स्ट मियोसिस हुआ, इनका सेकेंड मियोसिस होगा, तैयार होगा स्पर्मैटिड। क्या तैयार होगा, स्पर्मैटिड, ओके, याद रखना है। अब जो स्पर्मैटिड है इसका एक प्रोसेस होता है जिसको हम बोलते हैं स्पोरमियोजेनेसिस। क्या बोलेंगे बच्चों, स्पोरमियोजेनेसिस। और स्पर्मियोजेनेसिस की वजह से क्या होता है मेरे बच्चे, स्पर्मियोजेनेसिस की वजह से तैयार होता है हमारा स्पर्मैटोजोआ, जिसको हम स्पर्म्स बोलते हैं, ठीक है। स्पर्मियोजेनेसिस की वजह से तैयार होगा स्पर्मैटोजोआ। क्या तैयार होगा, स्पर्मैटोजोआ, ठीक है, अच्छे से याद रखवा। ठेवा, सॉरी ठेवा, नॉट रखवा, इट्स ठेवा। अब इसको हम क्या करेंगे, ऐसे ही मस्त बॉक्स बना देंगे, ठीक है। ये देखो एक बॉक्स, मतलब अच्छा लगना चाहिए ना बच्चों दिखने के लिए, है ना, ऐसा मतलब कुछ रफ नहीं दिखना चाहिए, सिर्फ रफ काम अच्छा नहीं रहता है बच्चों। हमेशा याद रखना, कोई भी काम करो फेयर करो, है ना, कोई भी काम, भले आप रफ काम क्यों नहीं कर रहे हो लेकिन उसको भी फेयर के जैसा करो। लाइफ में अगर फेयर काम करोगे बहुत दूर जाने वाले हो, ठीक है। क्या कह रहा हूं मैं, हमेशा दिमाग में रखो कि अगर आप कोई, क्या कह रहा हूं मैं, हमेशा दिमाग में रखो कि अगर आप कोई रफ काम कर रहे हो तो उसको भी फेयर की तरह करो, ताकि रफ में इतना दम हो कि फेयर जो है क्लासिक बने, ठीक है, याद रखना। तो ये है हमारा पूरा का पूरा स्पर्मैटोजेनेसिस। याद रखना है अब इसमें कौन कौन सी चीजें, ठीक है, याद रखना है बच्चों। सबसे पहले प्राइमोर्डियल फॉलिकल, इसका क्या हो रहा है भाई, माइटोसिस हो रहा है। क्या हो रहा है, माइटोसिस हो रहा है। अब स्पर्मैटोगोनिया भी कैसा सेल है बच्चों, 2n, मतलब ये भी डिप्लॉयड होगा। फिर इसका क्या हो रहा है मेरे बच्चे, ग्रोथ। क्या हो रहा है, ग्रोथ है कि नहीं, ग्रोथ। ये वाला फेज है मल्टीप्लीकेशन फेज, है ना, मल्टीप्लीकेशन। देखो यहां लिख देता हूं मैं, मल्टीप्लीकेशन, ओके, मल्टीप्लीकेशन इसका हो रहा है, यहां ग्रोथ हो रहा है। तब भी ये कैसा है बच्चों, क्वेश्चन इस पे आ जाते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप्स के कि भाई इनकी लेवल क्या है, उस समय हम लोग एकदम चौंधिया जाते हैं। उसके बाद बच्चों यहां हो रहा है इसका मियोसिस, लेकिन कौन सा, अरे भैया मियोसिस 1, क्या, मियोसिस 1। अब यहां से हैप्लॉइड सेल्स तैयार हो जाएंगे बच्चों, देखो ये हैप्लॉइड, इसका क्या हो रहा है भाई, मियोसिस 2, ठीक है, ये भी हमारा हैप्लॉइड है, ठीक है। उसके बाद में क्या हो रहा है, स्पर्मियोजेनेसिस, स्पर्मियोजेनेसिस, है ना, स्पर्मियोजेनेसिस, और इस वजह से बनते हैं हमारे हैप्लॉइड स्पर्म्स। अगर ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया हो बच्चों तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम अपना कंप्लीट होता है, ऐसा हम लोग डिक्लेयर कर सकते हैं। अब देखते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जो कि हमारे फर्स्ट हाफ का बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज है। याद रखना, मेंस्ट्रुअल साइकिल के लिए पूरी वीडियो अलग होगी और इसके बाद का पूरा चैप्टर पूरा एक वीडियो में कवर होगा, जो कि इसको हम सेकेंड हाफ बोलेंगे, ठीक है, याद रखना है बच्चों। तो अब देखते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। क्या देखते हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ओके। तो हेडिंग डाल देते हैं भाई फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, सिंपल सिंपल, हमारा सर्कल वाला हिसाब बेस्ट है, कॉन्सेप्ट मैपिंग के जैसा। फीमेल
रिप्रोडक्टिव है ना, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ओके, याद रखना बच्चों, बहुत अच्छे से याद रखना, इसमें दो पार्ट्स होते हैं, ठीक है, दो पार्ट्स होते हैं मेनली। तो सबसे पहला है एक्सटर्नल जेनाइटल्स। क्या? एक्सटर्नल देखो जेनाइटल्स। ओके, जेनाइटल्स। और एक होता है मेरे बच्चों इंटरनल जेनाइटल्स, ठीक है, इंटरनल जेनाइटल्स है ना, एक्सटर्नल जेनाइटल्स, इंटरनल जेनाइटल्स। अब याद ऐसी रखने वाली बात है बच्चों कि एक्सटर्नल जेनाइटल्स जो होते हैं ये बाहर से विजिबल होते हैं, और इंटरनल जेनाइटल्स होते हैं ये बाहर से विजिबल नहीं होते हैं। ये आप लोग को याद रखना है, ठीक है। तो एक्सटर्नल जेनाइटल्स में क्या क्या आ जाता है सर? तो नंबर 1 याद रखो, लैबिया मेजोरा, लैबिया दो याद रख लो बच्चों, लैबिया। फिर एक विरुद्धार्थी शब्द याद रखना, मेजर माइनर। ओके, अब याद रखना दोनों के आगे ए लगा दो, है ना। तो लैबिया मेजोरा जो कि बाहर के थिक फोल्ड्स होते हैं, और लैबिया माइनोरा ये अंदर के थिन लिप लाइक फोल्ड्स होते हैं, ठीक है, याद रखना। और ये कवर करके रखते हैं बच्चों वेस्टिब्यूल को। अब वेस्टिब्यूल क्या रहता है आगे देखने वाले हैं, ठीक है। लैबिया मेजोरा, लैबिया माइनोरा। थर्ड हो गया बच्चों मॉन्स प्यूबिस। ओके, मॉन्स प्यूबिस है ना, मॉन्स प्यूबिस। फिर उसके बाद में मैं बोलूंगा वेस्टिब्यूल, है ना, क्या है बच्चा, वेस्टिब्यूल, याद रखो। फिर उसके बाद फिफ्थ ब्रेस्ट भी आएगा बच्चों इसमें, ब्रेस्ट, हिंदी में इसको स्तन बोला जाता है, जहां से कोई भी फीमेल अपने बेबी को ब्रेस्ट फीडिंग करा सकती है, ठीक है। यहां तक शायद आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि भाई कितने हैं मॉन्स प्यूबिस। एक और ऐड कर लो इसमें भैया, हाइमेन। क्या? हाइमेन। अब याद रखना भाई बहुत अच्छे से कि मेजोरा क्या है, बाहर के फोल्ड्स है, मतलब थिक फोल्ड्स है। ये क्या होते हैं? थिक फ्लैशी फोल्ड्स। ओके, ये होते हैं थिन, कैसे होते हैं बच्चों? थिन लिप लाइक फोल्ड्स। अपने को उसमें ज्यादा लिखना है, इसमें बहुत कम है बच्चों। ये मॉन्स प्यूबिस क्या होता है? एलिवेशन होता है बच्चों। क्या होता है ये? एलिवेशन होता है, एक एलिवेशन, फैटी एलिवेशन होता है फीमेल एक्सटर्नल जेनाइटल्स, मतलब फीमेल के प्राइवेट ऑर्गन्स के पास, सिंपल अगर सोपे भाषा में अगर बोला जाए तो। इसी के ऊपर बच्चों प्यूबिक हेयर्स आते हैं। क्या होते हैं? प्यूबिक हेयर्स आते हैं। अच्छे से याद रखना, बहुत अच्छे से, ठीक है। एग्जाम में आ जाता है कभी कभी तो टेंशन हो जाता है। उसके बाद में आता है वेस्टिब्यूल। वेस्टिब्यूल मतलब बच्चों ये होता है डिप्रेशन, है ना, एक डिप्रेशन होता है, मतलब एक होल लाइक स्ट्रक्चर होता है जहां पे वेजाइनल कैनल ओपन होती है और यूरेथ्रल कैनल भी ओपन होती है, ठीक। एक सिंपल सी बात रखना, वेजाइना ओपन होती है तो वो एक जो डिप्रेस्ड पोर्शन होता है ना उसको वेस्टिब्यूल कहते हैं। ब्रेस्ट अभी जस्ट मैंने बताया। हाइमेन क्या होता है बच्चों? ये पार्शियल कवरिंग होती है, पार्शियल मेम्ब्रेनस कवरिंग। माना जाता है कि ये हाइमेन के वजह से ही बता सकते हैं कि कोई फीमेल वर्जिन है या नहीं है। मतलब वर्जिन मतलब क्या? उसने कभी सेक्सुअल कांटेक्ट किया है या नहीं किया है, ठीक है। बच्चों देखो कुछ कुछ पॉइंट्स बड़े ऑकवर्ड हैं, लेकिन बायोलॉजी है, हम लोग को देखना पड़ेगा, ठीक है। तो आगे बढ़ जाते हैं। इंटरनल जेनाइटल्स देख लो बच्चों। इंटरनल जेनाइटल्स में क्या क्या आता है? सबसे पहला याद रखना, बाहर से अंदर की तरफ जाएंगे। कहां? बाहर से अंदर की तरफ जाएंगे। सबसे पहला आता है बच्चा वजाइना। क्या आता है? वेजाइना। क्या आता है मेरे बच्चों? वेजाइना। सेकंड आता है यूटेरस, सॉरी, हाँ, वेजाइना के बाद आएगा यूटेरस। क्या आएगा? यूटेरस। उसके बाद थर्ड आएगा मेरे बच्चों, थर्ड क्या आएगा? थर्ड आएगा फैलोपियन ट्यूब। क्या आएगा? फैलोपियन
देखो फैलोपियन ट्यूब। वो जो एक्सटर्नल जेनाइटल देखे ना बच्चों हमने, एक्सटर्नल जेनाइटल्स को एक्चुअली 2-4 ऑर्गन्स अगर हम लोग ने जोड़ दिए तो इनको हम बोलते हैं वल्वा। क्या कहते हैं बच्चों? वल्वा कहते हैं। क्या कहते हैं? इन्हीं को कहा जाता है वल्वा। एक्सटर्नल जेनाइटल्स जितने भी है सबको मिला के वल्वा कहा जाता है। एक बात अच्छे से याद रखना, फैलोपियन ट्यूब। और फोर्थ वाला होगा ओवरी। ठीक है, ओवरी। ये बच्चों ये मेन ऑर्गन होता है। कैसा ऑर्गन होता है? ये मेन ऑर्गन होता है। कैसा ऑर्गन होता है भाई? मेन ऑर्गन होता है। ठीक है, यहां तक तो शायद मे भी आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आ गया रहेगा। अब बढ़ जाते हैं आगे की तरफ। इसके स्क्रीनशॉट्स निकालते लो बच्चों। लेकिन मैं क्या करता हूं, थोड़ा सा सरक जाता हूं, जब तक मैं पानी भी लेता हूं। यार तुम लोग क्या करो, मस्त मेन ऑर्गन्स पूरे जितने भी है लिख लो। अब देखते हैं आगे, प्लीज कहीं ना भागे। अब शुरू करते हैं बच्चों, ओवरी के साथ शुरू कर देते हैं। इंटरनल जेनाइटल्स देखते हैं, एक्सटर्नल हम लोग पूरे के पूरे देख चुके हैं। ओवरी है ना, क्या देखते हैं अभी? ओवरी। ये कैसा ऑर्गन है बच्चों? ये जबरदस्त ऑर्गन है बच्चों एकदम। ये प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन है। क्या ये? इट इज प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन, है ना। प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन होता है ओवरी। ये कुछ हॉर्मोन्स प्रोड्यूस करता है बच्चों। क्या कह रहा हूं मैं? ये कुछ हॉर्मोन्स प्रोड्यूस करता है। लेकिन इसके पहले इसके शेप वगैरह पे नजर डालते हैं। अलमंड शेप। कैसा शेप होता है बच्चों इसका? अलमंड मतलब बादाम जैसा शेप, अलमंड जैसा शेप। ठीक है, उसके बाद क्या प्रोड्यूस करेगा? प्रोड्यूसेस। क्या प्रोड्यूस करेगा मेरे बच्चों? प्रोड्यूसेस। इंपॉर्टेंट चीजें प्रोड्यूस करता है भाई, इंपॉर्टेंट चीजें। ये इसमें वे फर्स्ट हमारा ओवम, हमारा मीन्स फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का ओवम। फिर प्रोजेस्टेरॉन, प्रोजेस्टेरॉन, एक मिनट, प्रोजेस्टेरॉन। फिर ईस्ट्रोजन, है ना, ईस्ट्रोजन। फिर आता है बच्चों एक्टिविन, रिलैक्सिन, है ना। ये कुछ हार्मोन्स ये प्रोड्यूस करता है, इनहिबिन जैसे हार्मोन्स। ठीक है, ये याद रखना है आप लोग ने। उसके बाद इसका साइज, शेप और डायमीटर। ठीक है, ये देख लेते हैं कैसा होता है भाई। लेंथ, ब्रेथ और विड्थ इसकी कैसी होती है। सबसे पहले याद रखना 3 सेंटीमीटर लॉन्ग। कितना? 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर लॉन्ग। ठीक है, उसके बाद 3 सेंटीमीटर लॉन्ग होगा, 1.5 सेंटीमीटर इसका ब्रेथ होगा, 1.5 सेंटीमीटर ब्रॉड। और थिकनेस क्या होगी मेरे बच्चों? 1 सेंटीमीटर के आसपास थिकनेस, है ना, 1 सेंटीमीटर थिक। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो कि हम लोग को ओवरी के बारे में देखना है। अब अटैच्ड टू, ये देखो बॉडी के साथ में अटैच्ड होता है, लेकिन इसकी पहले क्या करेंगे? लोकेशन देखेंगे। तो टेक्स्ट बुक के हिसाब से अपनी लोकेशन क्या है? लोकेटेड इन द अपर लैटरल पार्ट ऑफ द पेल्विस नियर किडनी। ठीक है, लोकेशन लिख देता हूं मैं यहां पे, इसकी लोकेशन। ये सिर्फ इसके कैरेक्टरिस्टिक्स बता रहे हैं, अभी मेन इसकी कवरिंग वगैरह बाकी है बच्चों। कहां लोकेटेड है? सिंपल कहां लोकेटेड है बच्चों? अपर लैटरल पार्ट नियर किडनी। याद क्या रखोगे? अपर लैटरल पार्ट नियर किडनी। ठीक है, अपर लैटरल पार्ट नियर किडनी। ठीक है, ये हमारे मतलब ये ओवरी के स्पेसिफिकेशंस हो गए। ठीक है, अब ओवरी के जो लिगामेंट्स है इस पे चर्चा करते हैं। तो देखो सिंपल, ओवरी जो है इनको एक पोजीशन पे रखा जाता है, और ये पोजीशन को पकड़ के कौन रखता है बच्चों? देखो सिंपल, ईच ओवरी इज हेल्ड बाय लिगामेंट्स। कौन?
लिगामेंट्स ओवरी को पकड़ के रखते हैं। एक बात याद रखना है, अब देखो, ईच ओवरी इज हेल्ड इन पोजिशन बाय लिगामेंट्स बाय अटैचिंग इट टू यूटेरस एंड द एब्डोमिनल वॉल्स। जो एब्डोमिनल वॉल्स है उसको भी अटैच करके रखता है। द लार्जेस्ट ऑफ दीज इज ब्रॉड लिगामेंट। क्वेश्चन यहां से आता है, लार्जेस्ट लिगामेंट कौन सा है? तो ब्रॉड लिगामेंट है, और ये बना किससे है? फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम से। तो सबसे बड़ा लिगामेंट कौन और किससे बना है? क्वेश्चन यहां से उठते हैं बच्चों, ठीक है। इसीलिए हम बोलते हैं टेक्स्ट बुक इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट ग्रंथ है बच्चों, ठीक है। टेक्स्ट बुक जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ नॉलेज है आप लोग के लिए। ब्रॉड लिगामेंट, अब ये ओवरी को कहां से पकड़ के रखता है? इस पे भी क्वेश्चन उठ जाता है। इट होल्ड्स ओवरी, ओविडक्ट एंड यूटेरस टू द डॉर्सल बॉडी वॉल, ठीक है। अभी बताऊंगा मैं कैसे। मान लेते हैं ये एक फीमेल की बॉडी है, ठीक है, ओके। ये एक एब्डोमिनल रीजन है और ये इसका बॉडी वॉल है, पीछे वाला, मतलब साइड से हम लोग देख रहे हैं। मान लेते हैं अम्बिलिकस है, ओके। तो यहां पे अगर ओवरी है, देखो ये ओवरी है, इसके आगे ऐसे ये फैलोपियन ट्यूब है और यहां पे ऐसा यूटेरस है, यहां से पीछे से दूसरी ओवरी है, ठीक है, ऐसे, और ये आगे जो भी ऑर्गन्स होते हैं वो सब है। तो देखो येलो कलर से मैं बताता हूं, सब एक तो सबसे बड़ा है ये, तो ये क्या करेगा, इसे बैक साइड की जो बॉडी वॉल है ना बच्चों, इससे ऐसे पकड़ के रखेगा। दिख रहा है ना, बैक मतलब डॉर्सल बॉडी वॉल मतलब ये पीठ वाला रीजन, ठीक है, याद रखना है आपको। तो लिगामेंट्स देखते हैं अब, ठीक है, लिगामेंट्स होल्डिंग ओवरीज, ठीक है, यहां पे लिख देंगे ऐसा, लिगामेंट्स, लिगामेंट्स होल्डिंग ओवरी। तो पहला हमने देखा भाई कौन सा? अरे पहला कौन सा देखा रे? फर्स्ट देखा ना, फर्स्ट वाला देखा, ब्रॉड लिगामेंट। कौन सा देखा? ब्रॉड लिगामेंट, ओके। फर्स्ट वाला देख लिया, ब्रॉड लिगामेंट, ओके, ये हमने देखा। ये कहां पे अटैच्ड होता है? सबसे पहले अटैचेस ओवरी टुवर्ड्स डॉर्सल बॉडी वॉल। तो इससे पहले भी सबसे इंपॉर्टेंट क्या? लार्जेस्ट। कैसा होता है? लार्जेस्ट, मेड ऑफ पेरिटोनियम। किससे बना है? पेरिटोनियम। पॉइंट ऑफ अटैचमेंट क्या है? अटैचेस, याद रख लो, अटैचेस ओवरी, देखो ओवरी, फिर देखो क्या करेगा? ओवरी, यूटेरस, फैलोपियन ट्यूब टू डॉर्सल बॉडी वॉल। डॉर्सल बॉडी वॉल से क्या करता है? ये ओवरीज को अटैच कर देता है, ठीक है। डॉर्सल बॉडी वॉल मतलब मैंने जस्ट अभी आपको यहां पे ही बताया, ठीक है, बहुत अच्छे से याद रखना बच्चों, ठीक है। उसके बाद एक होता है ओवेरियन लिगामेंट। क्या होता है बच्चों? ओवेरियन लिगामेंट, ठीक है, यहां पे लिख देंगे ओवेरियन लिगामेंट। कौन सा वाला भाई? ओवेरियन लिगामेंट्स, है ना। ओवेरियन लिगामेंट देखते हैं अभी। ओवेरियन लिगामेंट क्या होता है भाई? सेकंड नंबर डाल देते हैं इसको। ओवेरियन लिगामेंट क्या होता है भाई? ये क्या करेगा? सिंपल नाम है, ओवरीज को यूटेरस से जोड़ देगा। किससे? ओवरीज को यूटेरस से जोड़ देगा, ठीक है। अटैचेस, देखो अटैचेस ओवरीज विथ, किससे भाई? इट अटैचेस ओवरीज विथ यूटेरस, ठीक है। अभी बताऊंगा मैं कैसे अटैच होता है। डायग्राम्स अपनी अपनी बुक्स में खोल के रख लो बच्चों, पेज नंबर 22 निकालो, डायग्राम देखो, वहां पे पूरा का पूरा इंटरनल जेनाइटल का स्ट्रक्चर है। अब देखो एक फैलोपियन ट्यूब के नीचे छोटा सा एक वो दिख रहा है आपको, लिगामेंट लाइक स्ट्रक्चर, वो ही ओवेरियन लिगामेंट है, ठीक है। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट निकालो बच्चों, हम आगे बढ़ेंगे उसके बाद।